अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ना आज सुबह जब घर से निकल रही थी, मेरी आदत है मैं ऑब्ज़र्व करती आती हूँ लोगों को, जो रोड पे चल रहा है उसको भी ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ। रास्ते में स्कूल आता है, जो लोग गाड़ियों से उतर रहे होते हैं बच्चे, उनको देख रही होती हूँ, जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनको नोट कर रही होती हूँ। हर बंदा ना कहीं तेज़ी में लग रहा होता है, परेशान नज़र आ रहा होता है। एक वो कहते हैं ना हबड़ दबड़ की ज़िंदगी, जो पंजाबी है जो लाहौरी वो समझ जाएंगे हबड़ दबड़ का क्या मतलब होता है, उसमें नज़र आ रहा होता है ना। मतलब एक रेस है जिसमें आप मुसलसल भागी जा रहे हैं। फिर आसपास में कचरा देखती हूँ, टूटी हुई सड़कें देखती हूँ, मैं लोगों के परेशान चेहरे देखती हूँ। और क्यों ना हो भाई, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी ही नहीं है। ना हमारी नींदें पूरी होती हैं, ना हमारी खुराक अच्छी है, ना हमें किसी फिजिकल एक्टिविटी करने का शौक़ है हमें, ना हमारे पास अच्छे पार्क हैं जहाँ पे हम जाके जी वॉक कर सकते हैं। हम घरों से बाहर वॉक नहीं कर सकते, हमें डर होता है जी अगर बाहर निकलेंगे तो या तो मोबाइल फ़ोन घर रख के जाएं, वरना वॉक पे निकलें, वरना ऐसा ना हो कि जी वज़न कम करने के लिए गए थे, हेल्दी होने के लिए गए थे, फ़ोन के बगैर वापस आ गए। एक बड़ा टेंस किस्म का माहौल है। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल हार्ट डिजीज़ जो हैं वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। आइमा कराम का कॉल है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जवान लोग जो हैं वो जाने लग जाएंगे। मतलब एक सर्कल है ना कि हम छोटे हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तो उसके बाद आपने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन अब भाई कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, आप किसी भी वक्त जा सकते हैं। और यंग एज में आजकल इतनी मैं हार्ट डिजीज़ देख रही हूँ, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। और आजकल बात सुने, रुक जाए ज़रा। आजकल जो टाइम चल रहा है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से गले की तकलीफ लेकर आ रहे होते हैं, खांसी नज़ला ज़ुकाम लेकर आ रहे होते हैं। तो बड़ा अजीब से एक टाइम से हम गुजर रहे हैं। तो आज के शो में हम इस हवाले से बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक तो लाइफस्टाइल वैसे भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी माशाल्लाह से हमारी आबो हवा भी अच्छी नहीं, और आबो हवा ने भी हमें बड़ी बीमारियाँ दी। और साथ में जो मच्छर, इनकी बहुतात होगी भी है, इन्होंने भी हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। मैं अपने जो पैनल है उसका आपको इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है आज के शो के हवाले से, और आपकी लाइव कॉल्स भी मैं लूँगी क्योंकि मेरा पैनल बड़ा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ मौजूद होगी। तो जी मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर नदीम नईम जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर खालिदा सोमरू साहिबा जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फरहाना रहमान हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, डॉक्टर बिल्किस शेख आप जानते हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी क्योंकि आजकल आपके पास मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रश भी होगा, जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया, वायरल बीमारियाँ, मलेरिया, डेंगू, ये इतनी बीमारियाँ एकदम से और एक ही टाइम में कैसे उठ के आ गई हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। और बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि लोगों को एजुकेट किया जाए या अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो आपका ले दे के बेचारा मच्छर ही है, और जब तक हम अपनी बेसिक्स और हाइजीन को ठीक नहीं करेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, तब तक इनका जो है वो रेशो और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि आपका एक्सपोजर है, आपके पास गंदगी है, आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं, छोटा क्राउडेड प्लेसेस में हैं आप, तो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ अब एक सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा रिवाज हो चुका है। बहुत कुछ घर करके आ चुके होते हैं, जब नहीं संभलता तो फिर हमारे हवाले कर देते हैं मरीज के, आप संभालो इसको। मैंने देखा वैसे भी कोई आपको किसी का फोन भी आ जाए ना और आपको बताए मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो वो 2 दवाइयां तो वो आपको बता देंगी। हाँ, फ्लैजिल तो खाकर आते हैं घर से। हाँ, एक तो पैराडोल, वो भी पैराडोल तो हर मसले का सेफ है ना, पैराडोल तो सेफ है। लेकिन वो कहते हैं आपको दिल में दर्द हो रही है, अच्छा पैराडोल, मतलब क्या बताओ गैस हो रही हो, नहीं आप पैराडोल लें। बहुत सारी चीजें खुद बताने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। और उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी स्टर्बननेस भी आ गई है पेशेंट्स में कि अगर जैसे एक माँ है, उसके साथ 6-7 बच्चे हैं, अगर उसको हम समझा भी दें कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, आपने केयर करनी है, अब 6 बच्चों को वो कैसे नेट में सुलाएगी, कैसे मॉस्पिल लगाएगी, और कैसे स्प्रे करो तो एलर्जीज के भी इशू हैं, स्प्रे कोई नहीं कर सकता, कोई जो है वो मॉस्पिल लगा नहीं सकता, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता उसको। और इसके अलावा जो है आप जिस जगह पे सो रहे हैं, खिड़की के नीचे इतना गंद है, तो आप रात को लाइट जाएगी तो आपने तो खिड़की खोलनी है। नेटिंग करो ना करो, इतना ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा डिटेल में जाता नहीं चीज़ों। बिल्कुल। पानी आप कह दें कि जी पानी ढक कर रखे, कितने पानी ढक कर रखे, पानी तो कराची में है ही नहीं, तो उन्होंने तो पतीलियों में, बर्तनों में जमा करना ही है। बात तो सही है। तो फिर वो क्या करें बेचारे। तो इसलिए थोड़ा कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम सारा ब्लेम एक
पार्टी पे नहीं डाल सकते, तो सब कुछ मिलजुल कर ही ये चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हो, कुछ पेशेंट्स खुद करें, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं और कुछ वो खुद करें कि हाँ जी हम डॉक्टर साहब आपके ऑब्जर्वेशन में ये है कि जो दोबारा से कोविड आ रहा है? जी पेशेंट्स अभी काफ़ी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे लास्ट टेस्ट जो हम करवाते हैं जब कुछ नहीं निकलता तो वो कोविड का कराते हैं और वो अक्सर पॉजिटिव ही निकल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले कि आप बाकी लोगों को ज़रा सा आपको बुखार और क्या वैसे इसके अलामात मुझे बता दें? वही सेम है, देखिए अब पहले तो एक कोविड टिपिकल सिम्टम्स के साथ आता था, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बाद ना वो बहुत वेग सिम्टम्स के साथ आ गया। एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, पेट दर्द के साथ, नौजिया वॉमिटिंग के साथ भी आ सकते हैं, मोशन डायरिया के साथ भी आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपके चेस्ट के ही सिम्टम्स हो या निमोनिया के सिम्टम्स हो। तो इट्स के आप जब नॉट नेसेसरीली आपको बुखार भी हो, हाँ बुखार भी ज़रूरी नहीं कि होगा, सिंपल एक पेट दर्द के साथ या लूज मोशन के साथ आ सकते हैं। तो ये कि बेसलाइंस तो सबकी करवाते ही हैं, तो थोड़ा वायरल पिक्चर है, बैक्टीरियल पिक्चर है, थोड़ा आइडिया हो जाता है और फिर फर्दर पेशेंट से 1-2 फॉलोअप्स में समझ आती है कि ये किस तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये आजकल जो हम इतनी नई नई बीमारियों के नाम सुन रहे हैं ये एकदम से कहाँ से उठ के आ गई हैं? देखिए एक तो उन्होंने बता दिया कि हमारी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस पाकिस्तान में और ग्लोबली आप देख रहे हैं कि चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस में और इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे स्क्रीन टाइम में। सारी रात हम जागते रहते हैं और सुबह को फिर पूरी नींद नहीं आती, स्ट्रेस में है आपको। तो ये सारी चीज़ें मिलकर और जंक फूड, जंक फूड ज़्यादा स्क्रीन में लगे होंगे, मोबाइल में, घर में खाना बनाने के काम फुर्सत होती है, नमाज होती है और हम बच्चों में आदत है पड़ी है कि अब घर का खाना खाएं, इसी वक्त भी ऑर्डर करो बाहर से खाना आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपको लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे हमें आदत पड़ गई और हमारी एक फैसिलिटी भी है कि आप बाहर से खाना आराम से मंगवा लें, ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमारा जो है। पहले तो ये होता था कि मैं स्पेशली औरतों की बात करूँगी क्योंकि मैं आजकल गो रेड फॉर वुमेंस हार्ट हेल्थ के साथ रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, ये वैसे मुझे बताइए तो कोऑर्डिनेटर हूँ। ये जो लोग इतना मजाक भी कर होते हैं कि वो कहते हैं खवातीन को हार्ट की कहते कभी कोई आपने औरत देखी हार्ट अटैक से मरते, मुझे अक्सर लोग मजाक कर और आप तो उससे काम भी कर रही हैं। तो अब जरा मुझे बताएं कि वो जो औरत है बेचारी वो कितना इससे इफेक्ट हो रही है? उसको तो खैर अल्लाह ने उसके अंदर पेन का और स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड भी काफ़ी रखा हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे इसमें क्या आजकल हमारी अर्बन और एरियाज की औरत जो है ज़्यादा मुतासर हो रही है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये रिस्क फैक्टर्स है औरत में। फिर एक और भी रिस्क फैक्टर ये हो जाता है कि उसके ऊपर डुअल जिम्मेदारी आ जाती है, स्ट्रेस घर का भी और जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ पर भी जेंडर मतलब इनइक्वालिटी, मर्दों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ऑफिस में, औरत मतलब जैसे सेकंड दर्जे की ऑफिसर हो। और भी बहुत सारी सोसाइटल और भी टेंडेंसीज हैं जिसकी वजह से औरत मुतासर हो रही है अर्बन एरिया की। हाँ, और लेक ऑफ एक्सरसाइज, घर में पहले तो थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू दे देती थी, अब तो वो भी औरतों ने छोड़ दिया है, मासियाँ काम कर रही हैं और हमारा वजन बढ़ रहा है। वो हार्ट अटैक नहीं हो रहा, मासिया हेल्दी चल रही है। जबकि अर्बन और रूरल एरियाज में औरत काम करती है। आपने देखा होगा कि उनकी जो ओबेसिटी है वो जनरलाइज्ड होती है, जबकि अर्बन एरियाज की औरतों की जो ओबेसिटी है वो आपका हिप वेस्ट रेशो मुतासर होता है, विस्टल मतलब ओबेसिटी आपके पास ज़्यादा है औरतों में। तो दैट इज़ द मेन आजकल ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि अर्बन एरिया की औरतें को ये सीवीडी हो या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। एब्डोमेन की जो हेल्थ है उसका ज़रा खास ख्याल रखना चाहिए। सही। डॉक्टर बिल्किस आपकी नज़र में ऐसे कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हम देख रहे हैं? देखिए सफाई का फुकदान, सबसे पहले तो क्या सफाई का फुकदान। और जैसे डॉक्टर साहबान ने बात की कि वही हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि एक फैमिली टाइम होता था, एक दूसरे के डिस्कशंस होते थे, एक दूसरे से सुनते थे, वो नहीं है। हर कोई अपनी अपनी समझे कि अपना अपना ऊन भून रहा है। जो जाला बना रहे हैं ना उस जाले में
अपनी पूरी फैमिली को आप लपेट रहे हैं। अगर एक कमरे में माँ, बेटी, हस्बैंड और बेटा बैठा हुआ है, चारों के पास अलग अलग मोबाइल हैं, चारों अलग अलग सब लगे हुए हैं, किसी को कोई बॉदरेशन नहीं है कि क्या और हो अच्छा रहा है। अब तो ना वो डॉक्टर बिल्किस वो एज का भी नहीं है, अगर आपकी दादी भी साथ बैठी उनके पास भी फोन है, वो भी अपने फोन में लगी होंगी। बिल्कुल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो गुरूर नहीं है हम लोगों को पाकिस्तानियों को, मी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फैमिली जो है ना, फैमिलियाँ टूट रही हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नशा बहुत हो गया माजरत के साथ। बच्चे जो है ना, जिन चीज़ों को हम मायूब समझते थे ना पहले के ज़माने में, हम सोच नहीं सकते थे। मैं तो आईब्रो बनाने के बाद मैंने कहा था ना, दुल्हन की तरह घूंघट किया हुआ था मैंने, हमारे अंदर इतना खौफ था। मगर देखें अब फैमिली जाती है शीशा पीने के लिए, और दूसरी चीज़ें जो है ना, वेप बिल्कुल ऐसा फैशन में, मतलब कि माँ बाप, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पहले के ज़माने में लड़के सिगरेट पीते थे तो घर से निकल जाते थे कि माँ को पता ना चले, बाप को पता ना चले। 30-35 इयर्स में भी वो लोग इतना छुपाते, 40-45 साल में बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन आजकल आप देखें तो क्या ये बीमारियां नहीं लाएंगे? बिल्कुल। अच्छा जी, ईसा खेल से हमारे से पहले कॉलर भी, मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ, मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाऊंगी। मोहम्मद शकूर साहब है ईसा खेल से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद शकूर खान जी ईसा खेल से बात कर रहा हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल्स को इन प्रोग्राम की वसासत से मुबारकबाद देता हूँ, और आपकी कंपेयरिंग को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो हमारे रोजमर्रा के मामलात और हमारे माशरे की भरपूर अक्कासी कर रहे हैं। और इस हवाले से आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं वो वक्त की जरूरत है। हमारे जो आज के प्रोग्राम में जो आपने ये बहुत बड़े मोअज़्ज़िज़ मेहमान और डॉक्टर साहबान को इनवाइट किया है, तो मेरा ये क्वेश्चन होगा, डॉक्टर बिल्किस भी तशरीफ फरमाएं, कि 3 डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें शुगर, हार्ट पेशेंट्स जो हैं या हार्ट का डिजीज है, और इसके अलावा जो आपको ये मुख्तलिफ बीमारियां जो मैं खुद जो स्टडी कर चुका हूँ, 2 से 3 जनरेशन तक वो चलती हैं, हार्ट और शुगर का स्पेशली मर्ज। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हुई, तो उनके पेरेंट्स को भी शुगर था, फिर उनकी अगली नस्ल को भी वो शुगर और हार्ट का जो मर्ज है लाक हुआ। तो नौजवान नस्ल की जो शादियां, हम इसमें शायद एक हेजिटेशन महसूस करते हैं कि शादियां करते वक्त फर्स्ट कजन मैरिजेस से कुछ लोग तो अवॉइड करते हैं, लेकिन ज्यादातर फर्स्ट कजन मैरिज में जीनियस लोग भी कम पैदा होते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो बीमारी जो है वो इनहेरिट करती है, फिर अगली जनरेशन तक आती है। तो डॉक्टर साहबान इसके लिए क्या मशवरा देना पसंद करेंगे, और क्या हमें इसे वाकई अवॉइड करना चाहिए, या पहले बच्चों की शादियां करने से पहले इस चीज को मद्देनजर रखा जाए कि वो जो डिजीज है उनकी आने वाली जनरेशन में ना आए? बहुत तो इस हवाले से ये काइंडली आप बताइएगा। चले, बहुत अच्छा सवाल। अब्दुल शकूर साहब हमारा शो भी देखते रहेगा, और मैं इसमें कज़न मैरिजेस के वाले से बात भी करूंगी कि ऑफ कोर्स बहुत सारी फैमिली की जो डिजीज होती हैं वो आके कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं कि आगे नज़र भी आती है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, हमारी बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस आ गए हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है? कोई भी नया वायरल कोई डिजीज़ आती है फ़ौरन आके में लग जाता है, अफेक्ट करती है। देखिए, किसी भी डिजीज़ को समझने के लिए ना हमें बेसिकली 3 फैक्टर्स को देखना पड़ता है: जेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स एंड ससेप्टिबिलिटी। जेनेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके जीन्स में कोई बीमारी मौजूद है या जीन्स में उस बीमारी की ससेप्टिबिलिटी मौजूद है। अब हम एशियंस का प्रॉब्लम ये है कि हम एशियंस का BMI भी डिफरेंट है। काकेशियंस जो होते हैं वो, उनको ओबेसिटी या मोटापा जो है वो तकरीबन समझ लें कि अगर 90 किलो से शुरू हो रहा है, तो हम एशियन ऑलरेडी ससेप्टेबल हैं, तो हमारा मोटापा 80 kg से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, पहला। अब उसको जेनेटिकली ससेप्टेबिलिटी को हम कुछ नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते, लेकिन एपीजेनेटिक्स क्या होती है, हम उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बीमारी एक्टिव हो जाए। जब तक वो एनवायरमेंटल फैक्टर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, बीमारी एक्टिव नहीं होगी। जैसे कल मेरे पास एक मरीज़ आई, वो बोली डॉक्टर साहब वो जो फलानी जो है ना वो 120 किलो की, उसे शुगर नहीं हुई, मुझे 70 साल की उम्र 70 kg के ऊपर हो गई। तो मेरा जवाब था कि देखें, उसकी जेनेटिक्स के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं थी, आपकी जेनेटिक्स में थी। अगर आप अपने वेट को कंट्रोल रखती तो आपको ना होती। तो हम एशियंस ज़्यादा ससेप्टेबल थे, हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्रोवाइड कर दिए। वो क्या किया, हमने सीडेंटरी लाइफस्टाइल लिया, हमने वाइट पॉइजन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा चावल, सारी चीज़ें, वाइट पॉइजन ले लिया। हमने जो हमारी बेहतर हैबिट्स थी 80s 90s की, हमारे बच्चे बाहर खेलने जाते थे, हमने उसको भी ख़त्म कर दिया, वो मोबाइल में लगे हुए हैं।
हमने जो हमारे अच्छे खाने थे उसको ख़त्म करके हमने वेस्टर्न कल्चर को कर लिया, तो हम ऑलरेडी ससेप्टेबल थे। अब हमने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया तो वो एपीजेनेटिक्स भी आ गई। अब उसके नतीजे में जो बीमारियां पैदा हुई, उन बीमारियों ने फिर हमारी इम्यूनिटी वीक कर दी। डायबिटीज़ हुई, ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई। तो जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो अल्टीमेटली फिर जो भी वायरस आते हैं, जो भी बैक्टीरिया आते हैं, वो आप पे हमला करते हैं। बिल्कुल। तो यानी एक प्रॉब्लम की वजह से हम 3 प्रॉब्लम्स में फंस गए। जेनेटिक्स हमारी ऑलरेडी वीक थी, हमने एपीजेनेटिक्स से प्रोवाइड किया उन बीमारियों को अपने ऊपर हमला करने के लिए, उन बीमारियों ने हमें वीक किया, और अब चिकनगुनिया भी आ गया, मलेरिया भी आ गया। वही मलेरिया जो शायद हमें बहुत पहले बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, अब हम देखें कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई ना। बिल्कुल, और ये कोविड के बाद से ज़्यादा हुआ है। कोविड के बाद से पाकिस्तान में 33 मिलियन पीपल हैं डायबिटीज़ के, 3.25 करोड़ लोग। हम प्रेवलेंस में पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं। और ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड है IDF एटलस 2021 ये वो की बात रिपोर्टेड। कर रहा अभी तो हूँ। बहुत सारे ऐसे जो पता लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, और ये ऐसी साइलेंट बैठा होता है ना कि आपको फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कुछ भी होना आपको पता नहीं चलता, और इसमें हार्ट अटैक भी जो होता है उसकी पेन भी फील नहीं होती है अगर आपको डायबिटीज हुई, बच्चों शुगर की वजह से। अच्छा, लेकिन मैं अभी इस पे हार्ट डिजीज पे तो जाऊंगी, ये मुझे जरा पहले मैं जरा चिकनगुनिया वाला को टच करना चाहती, ताकि मैं चाहती पहले सेगमेंट में इसको निपटा लूँ। ये आज से कुछ 5-6 साल पहले हमने सुना था जब नया चिकनगुनिया आया था, और अभी भी ये क्या है, ये कैसे हो जाता है? देखिए, सेम जैसे मलेरिया और वो आपके मच्छर के काटने मच्छर से होता है, और दूसरा ये कि सिम्टम्स वही होते हैं। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये कि इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। वो आपका बुखार, फीवर तो वायरल इन्फेक्शन है, 10 to 14 डेज़ में इटसेल्फ रिजॉल्व हो जाएगा, आप सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मेजरमेंट्स करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसका बॉडी पेन 4-4, 6-6 महीने नहीं जाता। इसको हम लोग अपने जैसे कभी बात करते हैं, हम कहते हैं इसको चिकनगुनिया शायद इसलिए कहा है कि चिकन की फीट की तरह से जो है वो हमारे टखनों पे स्वेलिंग बहुत रहती है इसकी वजह से, तो शायद इसलिए इसको चिकनगुनिया कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो मतलब इतनी मिजरेबल लाइफ हो जाती है पेशेंट की, सब समझते हैं कि बस 2 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया, अब बैक टू लाइफ हो जाए, लेकिन वो पेन जाता नहीं, बहुत टाइम लेते पेन किलर्स, कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, और इस तरह कर करके बहुत टाइम के बाद जाके वो बैक टू। हम वैसे से बच कैसे सकते हैं? जैसे मच्छर की प्रिकॉशंस है, मच्छर के कहा उसी तरह से जैसे आप प्रिवेंट करें कि आपको मॉस्किटो बाइट ना हो, सेम वही तरीके कार है। कोई बहुत ज़्यादा असल में देखें इतनी हमारी जो है वो म्यूटेशंस हो रही हैं वायरसेस में भी, जब ये जो है वो आपकी फ्लू की वैक्सीन हर साल नहीं आती है, डिफरेंट आती है। पहले कहा जाता था कि फ्लू की वैक्सीन जो कुछ लोगों को लगनी चाहिए, लेकिन ये कि फ्लू की वैक्सीन तो तकरीबन 6 मंथ से ऊपर के हर बंदे को घर में लगवा लेनी चाहिए उसकी। और स्पेशली जो ये आपके डायबिटिक्स हैं, इनको 65 ईयर्स प्लस को निमोकॉकल लगा लेना चाहिए। अच्छा, तो लोगों को पता नहीं है। वैसे मैं अपनी भी यहाँ पे इग्नोरेंस बताऊंगी, मुझे भी नहीं पता कि जो हर साल नई वैक्सीन आती है तो आपको जाके वैक्सीन लगवानी होती है। हमने तो बस कोविड वाली वैक्सीन लगवा के लगा कि ओके बस ठीक है जी, जबरदस्त हमने काम कर लिया जिंदगी में, बूस्टर भी लगवा लिया, जबरदस्त हो गया काम। लेकिन फ्लू इज ऑल्सो, नमूना की डेथ कितनी कॉमन है हमारे यहाँ, और स्पेशली जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं या जो ऑलरेडी जो है इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड है, नवंबर दिसंबर में बहुत बुजुर्गों की डेथ होती है, और जिसकी बड़ी वजह से फ्लू है। एंड यू स्टार्ट गेटिंग द वैक्सीन इन सितंबर, नवंबर दिसंबर अक्टूबर का वेट ना करें, सितंबर से ही ले लें। क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो सिविरिटी ऑफ द डिजीज है, होना तो है तो जिसको होना है होना, बट दैट विल बी मिनिमाइज। कि आप इम्यूनाइज होने का क्या मकसद है, आप बीमारी से बच नहीं रहे, लेकिन उसकी सिविरिटी और उससे लड़ने की थोड़ी सी आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, ताकि आपको उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा लंबे अरसे हॉस्पिटल स्टे ना करना पड़े और घर में बहुत देर तक बीमार ना रहना पड़े। अच्छा, आपको डेंगू में मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो गया कि लोगों को सिर्फ सुनते कि चाहे उनको डेंगू हुआ था और एक दिन बाद इस इत्तला सुनने को मिल जाती है कि दे पास्ट हुए। ये मैंने यंग लोगों को भी देखा है, मेरे 50 वालों को भी देखा है। डेंगू की किस्में, एक तो सिंपल डेंगू है, 3 to 5 डेज में अगर आपके सिम्टम्स रिजॉल्व, 3rd 4th डे ऐसा होता है कि आपको सिवियर फीवर और बॉडी एक्स और वो बिल्कुल पीक होता है। अगर उसके बाद आप रिजॉल्व होना शुरू हो गए तो इट्स मीन कि आपको सिंपल डेंगू हुआ। लेकिन अगर उसके बाद भी डे 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर यू आर नॉट गेटिंग बेटर, तो फिर आप एक डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी है, उसमें जो आपको अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, योर प्लेटलेट्स इज लेस देन 20, तो फिर आप उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त में लोग क्या करते हैं कि डेंगू है, ठीक है, हो गया, बहुत से लोग टेस्ट नहीं करवाते, बहुत से लोग उसकी तरफ उसको एवेल्यूएट करने नहीं जाते, फीवर है। उनको पता जब चलता, जब हेमेचुरिया या यूरिन में ब्लड या कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, देखे भागते हैं, तो फिर उसमें उस वक्त टाइम नहीं होता बचाने का। तो पहले से अगर यू नो तो आप कम से कम प्लेटलेट्स का बैकअप, और अगर कोई अर्ली प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डिजीज कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने से बेहतर है कि हम उसको प्रिवेंट करने पे ज़्यादा जोर करें। हम बीइंग फैमिली फिजिशियंस, हम लोग, हमारा सारा प्रेशर, सारा फोकस, सारी काउंसलिंग बात ही इस पर होती है कि आप उसको प्रिवेंट करें, ना कि आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को करें।
अभी रिसेंटली जो डायबिटिक के गाइडलाइंस आए, सर भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि गोल हमारा ये है कि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये इन दोनों पे बात हम करेंगे कि हमने प्रिवेंशन की बात भी करनी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात भी करनी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास डेंगू बहुत फैल रहा है, चिकनगुनिया बहुत फैल रहा है, मलेरिया बहुत फैल रहा है, ये वायरल बीमारियां बहुत फैल रही हैं। एक तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है लोगों पे जिनको वायरल कोई ना कोई बीमारी होती है, फिर भी वो लोगों में जाके बैठ रहे होते हैं और बता रहे थे मैं वायरल बीमारी है। अरे भाई थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस कर लें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप तो चलें ठीक है तगड़े हैं, अगला बंदा इस जोगा है कि नहीं है कि वो आपकी दी हुई वायरल बीमारी को झेल सके। यू नेवर नो वो कोलैप्स कर जाए, क्योंकि कोविड के बाद से हमने बड़ी चीज़ें ऊपर नीचे देखी हैं। मुझे वैसे डॉक्टर बिल्किस आप बताइएगा, आपके पास भी चिकनगुनिया के जब लोग मरीज आते हैं और तवातुर से कॉल्स भी आती है, हम सेगमेंट वायरल में कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ ऐसी है जो उनको बचा सकती है और जल्दी इस तकलीफ से निकाल सकती है? देखिए सर, लाइफ स्टाइल सादे खाने पे आ जाए, ग़िज़ा देखिए हम जो ग़िज़ा जो ले रहे हैं ना, जैसे हम हार्मोन्स वाली मुर्गी खा लेंगे तो क्या करेगा वो? जी सही है ना। सबसे पहले बीइंग अ नेचुरोपैथ B12 अपना सही करें, विटामिन D3 सही करें। इसके लिए आप ग़िज़ा पे नहीं जाएं, इसके लिए आप सप्लीमेंट पे जाएं। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं, आपको वो सप्लीमेंट्स देंगे। उसके बाद घर में आप क्या करें? घर में आप, अगर आपको पता है कि गाय का देसी घी है तो इस्तेमाल करें, नहीं तो टेस्ट ना घी में होता है ना तेल में होता है, ये बात आप याद रखिए। टेस्ट जो है कहते हैं हाथों का जायका है या आपने जो खाना बनाया उसमें। जब चिकनगुनिया हो जाए, कोई भी बीमारी हो, तो प्लीज फ्रिज में रखा हुआ खाना ना खाएं। फूड कलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, फूड कलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये आपकी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। अच्छा, आपने हार्मोन्स की बात की तो डॉक्टर नदीम जो कि है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो वो भी जरा हंसने लग गए। उन्होंने कहा ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं ये क्या क्या चीजें हमारे अंदर डिफरेंट हो गई हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं पहले यही जो डॉक्टर साहबा कह रही थी ना कि हार्मोन के इंजेक्शन लगी हुई मुर्गियाँ, ये फैक्ट है। ईस्ट्रोजन यूजुअली इनको चिकन्स को दिया जाता है उनके खाने के अंदर, तभी तो इतने से चूजे से ना 40 दिन के अंदर इतना बड़ा कुकड़ बन जाता है। अब हमारे पास जो स्पेशली PCOS की पेशेंट्स आती है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत कॉमन हो गया है और प्रॉबेबली वहीं से फिर चीज़ें डायबिटीज़ की तरफ जा रही होती हैं। बच्चियाँ हमारे पास आती हैं 16 साल की, 18 साल की, जी वेट गेन हो रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रहा है, आगे जाके इनफर्टिलिटी हो रही है। PCOS की जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है वेट गेन के अलावा वो ईस्ट्रोजन का बढ़ना है। अब बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ईस्ट्रोजन का बढ़ना है और हम जो है दिन में 6 दफ़ा, मतलब हफ्ते में 6 दफ़ा चिकन खा रहे हैं, कभी उनको जिंगर की सूरत में खा रहे हैं, कभी फ्राई करके खा रहे हैं, और वो चिकन वही है जिसको ईस्ट्रोजन दिया जा रहा है। प्रोबेबली यही रीज़न है कि इस वक्त पाकिस्तान में PCOS की प्रेवलेंस, हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से बहुत अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे। उसके अंदर हम ना सिर्फ डायबिटीज़ में प्रेवलेंस में पहले नंबर पे हैं, PCOS पे एज सच डेटा नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन स्टडीज़ देखते हैं तो हम PCOS में भी पहले नंबर। क्योंकि डॉक्टर साहब खवातीन आती ही नहीं है ना, खवातीन आती ही नहीं है, वो आती हैं बहुत लेट, या तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अचानक से जब उन्हें पता चलता है कि जी हार्मोन के डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो हार्मोन का डॉक्टर बेचारा लाइफस्टाइल की तरफ जाता है, फिर वेट लॉस की तरफ जाता है, फिर चीज़ें डाइट के बारे में बताता है। और अब तो वेट लॉस मेडिकेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई पाकिस्तान के अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग वेट लॉस मेडिकेशंस आ गई हैं जो पहले वर्ल्ड वाइड अवेलेबल थी, अब पाकिस्तान में भी आ गई हैं, और उसके जरिए हम ये जो वेट लॉस मेडिकेशन की बात की, मैं आजकल लोगों को देख रही हूँ कि एक इंजेक्शन जो है वो बहुत लगाया जा रहा है, तो मुझे बताएं ये मतलब इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या इंजेक्शन की इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशंस का मतलब होता है कि किसको लगाना है, तो उसमें गाइडलाइन बड़ी सिंपल है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है या आपका BMI 23 से ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़ है तो इंडिकेशन तो बन जाती है। और अगर हम अपनी बात करें ना तो शायद हमारे में आपके अलावा शायद सबका BMI 23 से तो ज़्यादा ही निकलेगा। डॉक्टर साहब ने क्यों मुझे अच्छा, ये इंजेक्शन है क्या? सेमाग्लूटाइड, ये बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर एक हार्मोन है जिसे GLP-1 एनालॉग्स कहा जाता है। GLP हमारे अपने जिस्म में एक हार्मोन है जो वेट लॉस का बायस बनता है, जो शुगर के कंट्रोल का। ये जरा सुन लें, आजकल जो खवातीन और जो बंदे भी ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, नीले रंग का जो आता है, ठीक है, वो जो बड़ा महंगा इंजेक्शन होता है, सुन लें उसके बारे में। उसकी बात करें।
अच्छा, GLP-1 एनालॉग्स क्या करते हैं, वो वही GLP जो हमारी बॉडी का हार्मोन है उसकी लाइफ बढ़ा दी गई है। तो लाइफ बढ़ाने की वजह से वो एक हफ्ते में एक दफ़ा लगता है। पहले 1 a day वाला था, अब हफ्ते में एक दफ़ा। और वो जो नीले कलर का आप कह रही जी जी जी, मैं नाम ले सकती हूँ उसका प्रोड्यूसर साहब, अगर मुझे इजाजत है, ताकि लोग थोड़ा समझ भी जाएं। ओजेम्पिक जो आजकल बड़ा लगाया जा रहा है। जी हाँ। अच्छा, देखिए इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लगा सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स के अंदर तो इवन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड भी है। हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, आपके खानदान में किसी को थायराइड कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, एक स्पेसिफिक किस्म का कैंसर, अगर वो है तो हम स्ट्रिक्टली नहीं देते। आपके खानदान में किसी को या आपको पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री तो नहीं है, लबलबे के इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, अगर है तो हम नहीं देते। आपको गैस्ट्रिक अल्सर की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि जो मेजर साइड इफेक्ट ओज़ेम्पिक का है वो ये है कि मैदे में जलन, वोमिटिंग होना। अगर होता है तो हम उसको नहीं देते। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, उसको फॉलो करते हुए आजकल क्या हुआ है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट और सब ने क्या किया, उसको निकाल के खोल के जो है ना उसकी इंजेक्शन बना के और वो ना ड्रिप में डाल के और महंगा करके उसको, ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे तो हम लिख के दे देते हैं भाई जाके मार्केट से खरीद लो, लेकिन वो पाकिस्तान में आपको पता है क्या चल रहा है। तो पैसे कमाने के चक्कर में वो उसी इंजेक्शन को खोल कर और वो खुद लगाते हैं, बंद कर देते हैं। अब वो ना प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, ना चीज़ों को देखते हैं और वो लगा देते हैं, उससे वेट लॉस भी हो जाता है, फिर वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। तो 2-3 चीज़ें खुद से कभी ना लगाएं, पहली बात। प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लगाएं, दूसरी बात। और ये हर किसी के लिए नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि शायद ये हर किसी के लिए है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने पहले ही इंजेक्शन से 8 kg वेट लॉस किया, और ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने इंजेक्शन के बाद 1 kg वेट गेन किया। अच्छा। ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनको कोई मैदे में जलन नहीं हुई, वोमिटिंग नहीं हुई। और ऐसे भी पेशेंट आए, अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई, वो इंजेक्शन ला के मेरे सामने रख के चली गई, डॉक्टर साहब आप लगा लें, मैं तो नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा क्या हो गया? डॉक्टर साहब मैं तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गई, मुझे इतनी मैदे में जलन, इतनी वोमिटिंग, मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ओज़ेम्पिक इज़ गुड, ठीक है। अब तो एक पाकिस्तानी कंपनी ने भी लॉन्च कर दिया, तो थोड़ा सस्ता भी है, लेकिन ओज़ेम्पिक इज़ गुड बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। एक बात, इट्स नॉट फॉर नॉन स्पेसिफिक इंडिकेशंस। आपको शुगर है, आपका BMI ज़्यादा है, डेफिनेटली आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे आपका वेट है 60 kg, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं तो जो है ना 0 फिगर होना चाहती हूँ, मैं 50 kg होना चाहती हूँ, तो वो आप जाके लगवाना शुरू कर दें, हम फिर मना करते हैं उनको। देखें हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। इंडिकेशंस इसीलिए बनाई जाती हैं कि अगर आपकी जो भी बीमारी है, उस बीमारी के साइड इफेक्ट मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ज़्यादा हैं तो हम देंगे। अब अगर आप ऑलरेडी आइडियल वेट के अंदर हैं और आप सिर्फ इस वजह से 10 kg वेट लॉस करना चाहते हैं कि आप मॉडल बन जाएं, तो डेफिनेटली वो इंडिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम अपनी स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए, हम और बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपना रंग गोरा करने के लिए हम बड़े इंजेक्शन ऐसी ट्रीटमेंट्स वगैरह करा रहे हैं, क्या उनकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है वो इतनी वल्नरेबल हो गई है? इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। असल में ना कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक्स ने पिछले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है। एक बात, टू बेटर और टू वर्स। अब कैसे, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं और कुछ चीज़ें बहुत बुरी आई हैं। अब वो बहुत बुरी चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे जो एस्थेटिक वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस पे एक्सपर्ट कमेंट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस एस्थेटिशियन के पास जा रहे हैं, क्योंकि आजकल ना हर कोई एस्थेटिशियन बन गया। मैंने देखा है डेंटल डॉक्टर भी एस्थेटिक क्लिनिक खोल के बैठे हैं, मैंने देखा है कि जस्ट MBBS डॉक्टर भी एस्थेटिक क्लिनिक खोल के बैठे हैं, हॉलीवुड स्माइल के नाम पे। हाँ, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो आपको कोई गलत चीज़ नहीं देगा। लेकिन अगर आप गली में बने हुए किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे चले जाएंगे जहाँ पे जस्ट एक MBBS डॉक्टर बैठा होगा, उसे नहीं आइडिया होगा कि स्किन क्या है। डॉक्टर साहब, अब तो मैं गली मोहल्ले के पार्लर ने PRP पता नहीं करना शुरू कर दिया, फिलर लगा रही है। अब देखिए फिर ना हेपेटाइटिस हो जाता है। आप ये देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब बात करें ना, वो क्या करते हैं, B कॉम्प्लेक्स की इंजेक्शन विटामिन C मिक्स करके आपको ड्रिप में लगा देते हैं। हाँ, ये चीजें और बहुत महंगा करके एस्थेटिक क्लिनिक्स में ये चल रहा है। ग्लूटाथियोन के साथ इनकी मिक्सिंग करके लगा देते हैं, और हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अल्सर के पेशेंट है तो आपको ग्लूटाथियोन भी एंटीऑक्सीडेंट है। ग्लूटाथियोन आपका लीवर खुद भी बनाता है, एक एज तक बनाता है। आप ऐसा बाय हुक बाय क्रुक अपने आप को गोरा चिट्टा करने के लिए, वो भी वक्ती होता है, उसके इफेक्ट भी आप अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपके पूरे लैब्स करवाते हैं, उसके बाद आपको इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं ना। अच्छा, कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं कि ना उन्होंने हमें लिख के दिया था मगर लगवाया नहीं, आप कहीं से मंगवा सकती। मैं कहा तो क्या, क्यों नहीं लगाया? कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई ना कोई आपके लैब हिस्ट्री। कुछ नहीं, बस अल्सर है, बस अल्सर है। मैं कहा बहन क्या कर रही हो, जब इतना पढ़ती हो गूगल डॉक्टर से अल्सर के बारे में भी पढ़ लो। अल्सर तुम कहते जी वो खाने में मिर्ची जरा खाई थी ना, खा के अल्सर हो गया बस।
और हम कोई बात नहीं करते, खाने की मिर्चें कम कर दो, अल्सर ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए, अल्सर के भी ना, देखिए नेचुरोपैथी में अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपका मैदा जलेगा, फाइब्रॉइड पे होगा, या किडनी का कोई इश्यू होगा, आप नोजिया वॉमिटिंग महसूस करेंगे। तो अगर आपको अल्सर के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप फिर लैब्स प्रॉपर होने चाहिए। किडनी का कोई इश्यू तो नहीं है, यूट्रस का कोई इश्यू तो नहीं है। मेरी एक पेशेंट थी, वो मेरे पास आई थी, तो लैब्स उसने बहुत अच्छे जगह से कराए थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ होता है ना कि जैसे इसका विटामिन D3 कुछ होता है कि ना फॉरेन जो डॉक्टर के पास जाते हैं CBC करा लेते हैं, सब करा लेते हैं, तो वो उसके मिसिंग थे, विटामिन D3 उसका मिसिंग था और उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट निकली और वो पूरी जिंदगी जो है ना मैदे की दवा खा रही है। मैदे की दवाई भी खुद से ना खाए, B12 खत्म कर देता है। इसका मतलब है जब डायग्नोसिस सही ना हो तो वो भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी। मुझे बताइए, जो इंजेक्टेबल्स हम अपनी बॉडी को लगाते हैं, हमारी हार्ट की हेल्थ पे कितना मुतासर होता है? अब मैंने इस पर तो ज़्यादा वर्क नहीं किया, ये लोगों का काम है, लेकिन जो मुझे लग रहा है ज़ाहिर इम्यून सिस्टम पर तो उसका इम्पेक्ट होगा ना। तो जब आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो जाए तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारी हार्ट हेल्थ है वो क्यों, अब मैं स्पेसिफिकली हम बचपन में देखते थे जी कि किसी अच्छी या बड़ी एज के बंदे को अगर कभी हार्ट अटैक भी होता है उनके बारे में सुनते थे। अब तो हम यंग लोगों को इतना सुनते हैं, नौजवानों को इतना सुनते हैं कि उनके जी स्टंट डला है, उनको हार्ट अटैक आया है। जब मैं इस पे सवाल आपसे कंप्लीट पूरा करूंगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है। ताहिरा कहाँ से? खानेवाल से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। जी ताहिरा, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए ताकि मैं सुन सकूं आपको। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दी है जी। तो मुझे शुगर भी है और मेरा BP भी रहता है और मैदे का भी मसला है। तो अब ये है कि मेरी जो हड्डियां ना उसके ऊपर वजन नहीं बढ़ता। काफी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो पीछे ना चोट लगी थी कमर पे। अच्छा, तो अब ये है कि हड्डियां और जो है ना कमर की हड्डी उसके ऊपर वजन नहीं बढ़ता। कमर क्या हाथ? अच्छा ठीक है। अच्छा आपका वेट भी जरा जो होता है ना विटामिन D उसको 22 इंजेक्शन की भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? काउंटर सवाल। जी जी। वेट इनका कितना? आपका वेट कितना है जी? वेट मेरा 90। अच्छा 90 kg आपका। लगाती हूँ बेटा, मैं 3 टाइम जो है ना वो शुगर की गोली भी खाती हूँ, 2 टाइम मैं ना क्या कहते हैं BP की गोलियां खाती हूँ। अच्छा ताहिरा जी, आप मुझे बताइए कि आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी बेटा 65-66 साल है। 65-66 साल की एज है और 90 किलो। और शुगर और बीपी उनको दोनों की कंट्रोल रहता है। अच्छा आपके शुगर और बीपी जो है वो कंट्रोल रहता है जब आप मेडिसिन लेती हैं तो? हाँ जी मुझे रहता है, कभी कभार ज्यादा हो जाता है। अनकंट्रोल्ड है ना। ओके ओके, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं सारे डॉक्टर से जो है ना वो उस पर ओपिनियन ले लेती हूँ आपकी उस पर। अच्छा आई स्टार्ट फ्रॉम यू। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर है, वेट उनका बढ़ा हुआ है विच इज़ 90 kg। वो कहती हड्डियों में वेट नहीं वो डाल सकती और उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उनकी कमर में पेन है। तो देखिए ये सारी जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ हम आ रहे हैं, जो सिम्टम्स उन्होंने बताए दैट इंडिकेट दैट शी इज हैविंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाँ, ये क्या होता है? हमारे साथ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। जी जी मैं ही विल बेटर एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। बट डायबिटीज और ओबेसिटी और आपका हाइपरटेंशन लीडिंग टू CVD डिसऑर्डर्स, ये उमूमन हमारे पेशेंट्स को हो जाता है। सही है। इसका मतलब है हर चीज़ जो है ना उसकी दो मुझे जड़ें नज़र आ रही हैं। वो कहते हैं कि फसाद की जड़ क्या? 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि आपका वेट एंड देन शुगर। डॉक्टर साहब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करिए, क्या होता है? अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मोटापा, उसकी वजह से होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से होने वाली शुगर, उसकी वजह से होने वाला कोलेस्ट्रॉल, फिर उसकी वजह से होने वाला दिल का दौरा और फिर उसकी वजह से होने वाला आपकी जिंदगी जहन्नुम बन जाना। ठीक है, मैं अक्सर इसी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे ही है जिंदगी, ऐसे जहन्नुम बन जाती है। इसी को हम कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। ओके, क्यों हार्ट को जब इन्वॉल्व करने लगता है
हाइपरटेंशन होता है तो इसका नाम चेंज होकर कार्डियोमेटाबॉलिक। आजकल ना हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की हमारी बड़ी गाड़ी चल रही है। उसकी वजह यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं जिसमें तो हम दोनों बैठे होते हैं आपस में ना बैठ के, उसकी वजह है कि देखें एक चीज़ दूसरी डिजीज से इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब उसमें जो बेस थी ना, हमने कहाँ से शुरू किया था? मोटापा। बेस मोटापा ही थी। मेरे पास पेशेंट आता है HbA1c लेके 7, 7.25, 7.5 आके बैठ जाता है। मैं उसे कहता हूँ यार ये इसको तो ना मैं 2 मिनट में कंट्रोल कर लूँगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ये जो तुम्हारा 90 किलो वेट है ना, ये मेरे गले पड़ेगा। अब अगर ये कंट्रोल ना हुआ तो ये आगे जाके, अब लोग कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में ना जॉइंट पेन हो गया, ओस्टियोआर्थराइटिस। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ओस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ठीक। नॉर्मली अल्लाह ताला ने आपको 60 किलो के लिए बनाया था, आपने डाल दिया 90 किलो। अब घुटने जो यहाँ पड़े थे वो यहाँ आ गए, हम इसे ओस्टियोआर्थराइटिस। आपने प्राडो वाली बॉडी जो है वो आपने अगर रिक्शे वाले पहिए पे रख दी है तो आप बताएं, उसको तो चीखेगा ना, वो तो चीखेगा, वो तो गए, उसका वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाएगा। आपने नोट किया एक बात, सब पूछ रहे थे कि शुगर कैसी है, शुगर पूछे कंट्रोल है। अच्छा, मैं चुप करके बैठा था क्योंकि मुझे पता था कि शुगर कंट्रोल नहीं है तभी तो। क्योंकि मैंने आज तक 90 kg वेट वाला पेशेंट जो वॉक ना कर पा रहा हो, उसकी शुगर बिना GLP-1 एनालॉग के या बिना ऐसी मेडिकेशन के जो वेट लॉस करवाती है कंट्रोल नहीं देखी। अच्छा, पॉसिबल नहीं। वैसे पता कैसे चल सकता है? मुझे फर्ज हमारे ना बुजुर्ग माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ क्या बच्चे आजकल के जिद्दी होंगे जो हमारे बुजुर्ग जिद्दी हैं, नहीं जाते डॉक्टर के पास भी। मैं कहती हूँ आप लेट जाओ, कहेंगे हमने नहीं जाना। हमें अलामात बता दें कि कहाँ से हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि अच्छा भी इनको शुगर का इशू हो सकता है। बिल्कुल, वेट ज़्यादा है पहली बात, फैमिली हिस्ट्री है आपके अंदर शुगर की। दूसरी बात, तेज़ी से वजन बढ़ा है या गिरा है, पैरों में जलन होना शुरू हो गई है, सनसनाहट होना शुरू हो गई है, यूरिन ज़्यादा आने लगा है, प्यास ज़्यादा लगने लगी है, भूख ज़्यादा लगने लगी है। इतने सारे सिम्टम हैं कि उसमें से कोई भी एक सिम्टम अगर आपको हो जाए, और इंटरेस्टिंगली अगर आपको कुछ भी नहीं है, शुगर को हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। लोगों को कुछ नहीं होता, अचानक से स्क्रीनिंग करवाई, पता चला कि शुगर हो गई। और इतनी सस्ती है स्क्रीनिंग, आप एक ग्लूकोमीटर उठा लें, उस ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लें, खुद भी कर सकते हैं, खुद ही ग्लूकोमीटर से चेक कर लें। अगर आपकी बहुत हाई आ गई है ना, कन्फर्मेटरी रीडिंग जरूर चाहिए होगी। ग्लूकोमीटर की बेस पे हम डायग्नोसिस कभी नहीं बनाते, लेकिन एटलीस्ट पता तो चल जाता है। अगर आपकी नॉर्मल आ रही है तो आपको जाके लैब में रिपोर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी बढ़ी हुई आ रही है तो आप जाके लैब में रिपोर्ट कराएंगे, आपको पता चल जाएगा। कितना आसान काम है, 25 रुपए की स्ट्रिप आती है, 30 रुपए की, उससे अगर आप महीने में एक दफा भी चेक कर लेंगे 40 प्लस में। 40 प्लस में वैसे इंडिकेशन है, लेकिन अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहता है कि अगर आपका बच्चा 10 साल से ज्यादा का है, एशियन है और ओवरवेट है, तो 10 साल से ज्यादा उम्र में आप टाइप 2 डायबिटीज की स्क्रीनिंग शुरू करें। 10 साल। हमारे तो इतने बच्चे ओवरवेट चल रहे हैं और हम क्यूट के चक्कर में बच्चे को शुगर सब कुछ बीमारी दे रहे हैं। पाकिस्तान में 40% बच्चे जो हैं वो चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार है, वो भी क्यूटनेस के नाम पे ना। डॉक्टर साहब आपने भी तो देखा होगा ना, कहते हैं ना कि हमें कहते हैं कि बच्चा बहुत गोलू है, गोलू इज नॉट गुड, हेल्दी होना इज गुड, गोलू इज नॉट गुड। हाँ, मैं तो देखा जितना गोलू है उतना ही नुकसान की तरफ है। अब लोग कहते नहीं हमारा बच्चा छोटा भी नहीं, और उसकी वो वट नजर आए ना बच्चे के, अरे भाई बच्चे के माइलस्टोन्स हो जाएंगे, बच्चा चलना लेट शुरू करेगा, बहुत स्लो होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनसे नहीं हो पा रही होती, ब्रेथलेसनेस। आई हैव सीन जो है मेरा स्कूल भी एक्चुअली, तो मैंने बहुत सारे बच्चे इस दफ़ा, जितने भी, आप यकीन करें कि 5 इयर्स की बच्ची 30 किलो वेट, और मदर, मैंने कहा, मैंने वैसे ही हैरान होकर पूछा, मैंने कहा इसका 30 kg है, ये 5 साल की है, तो मदर ने कहा अभी तो डॉक्टर साहब 4 kg लूज कर लिया, बेचारी बीमार हो गई थी। अच्छा, मेरी दोस्त, उसका माशाल्लाह से बेटा लाइक 9 years old, और उसका वेट 50 kg, यानी कि इसकी बोन्स का वेट है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये सारा फैट है। ये मुझे बताएं ताकि मैं उसको भी अलार्म करूं, क्योंकि मैंने कहा 50 kg इज अ लॉट ऑफ वेट। देखिए आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसकी बोन्स है। ग्रोइंग एज में अगर आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो आपका सब कुछ स्लो हो जाएगा, हाइट भी रुकेगी, हार्मोनल इश्यूज भी होंगे। पीसीओएस का सबसे मेन फैक्टर, बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, हमारा पहला सवाल ये होता है कि आपने प्यूबर्टी के अराउंड वेट गेन तो नहीं। लड़कियों को तो जो हम कहते हैं जी पीसीओएस हो गया, लड़कों को क्या होता है? हम लड़कों के वेट की बात करते हैं, वो उसका भी तो बताया ना जरा। देखिए उनकी भी काफी सारी चीजें डिले, सबसे पहले तो उनकी हाइट रुक जाती है ना, और उनके माइलस्टोन्स भी, जो प्यूबर्टल उनकी चेंजेस होती हैं वो भी बहुत डिले होती हैं, और ओबेसिटी की वजह से वो भी उतने ही रिस्क फैक्टर पर हैं डायबिटीज और हाइपरटेंशन के और ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, जितना लड़कियां। इसमें इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं कि मेल और फीमेल में ज्यादा प्रेवलेंसेस है, तकरीबन इतना ही है। जिनकी वजह से कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्शन मिल जाती है फीमेल्स को प्री मेनोपॉजल एरिया में। जिसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। डॉक्टर साहिबा विटामिन डी की बात कर रही थी, हमारा 90% पॉपुलेशन विटामिन डी डिफिशिएंट है। विटामिन डी डिफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन है टाइप 1 डायबिटीज के साथ। टाइप 2 डायबिटीज के साथ तो है, ये तो बड़ा सबको पता है, ठीक है। हम टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चों को हो जाती है, जिसमें जो है दिन में 4 दफ़ा इंजेक्शन लगाना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग लगाना पड़ता है,
उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है विटामिन डी डिफिशिएंसी का। और हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि मदर मिल्क जो होता है वो विटामिन डी डिफिशिएंट होता है। अगर आप एक्सक्लूसिवली फीड करवा रहे हो बच्चे को फर्स्ट 6 मंथ को छोड़कर, उसके बाद अगर आपको प्रॉपर विटामिन डी बच्चे को नहीं दोगे तो बच्चा विटामिन डी डिफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि माँ के दूध में विटामिन डी किसी भी दूध में विटामिन डी किसी भी नहीं दूध है। विटामिन डी ये आपको जरा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लोग सुन लें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना जी माँ जो है ना, माँ की फीड में जो है वो बच्चे की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, बच्चे बीमार नहीं पड़ते। मैंने कहा फिर हमारे बड़े की बीमार होते थे ये कि ये अपने आसपास हमने माँ का दूध पिया, हम की बीमार हो रहे हैं। माँ का दूध बहुत अच्छा है लेकिन उसमें उसकी लिमिटेशन है। लेकिन हम हर चीज को लाइफ लॉन्ग कर देते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। आयरन भी इतना नहीं है उसमें, आयरन का कंटेंट भी इतना नहीं। ये भी तो देखना है कि वो माँ के अंदर भी कोई डेफिशिएंसी ना हो ना। हमारे तो माँ के अंदर भी तो इतनी डेफिशिएंसी है। ये तो ये माँ बहुत अगर ज्यादा फीड करा रही इम्पोर्टेंट हो है। और विटामिन डी उसको ना दिया जा रहा हो माँ को, तो अल्टीमेटली माँ का ऑलरेडी विटामिन डी डिफिशिएंट होगी। तो बेबी के अंदर जो थोड़ा बहुत होता है ना विटामिन डी, एक गिलास के अंदर विटामिन डी की जो टोटल क्वांटिटी होती है ना वो 40 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अच्छा। 40। और पर डे की जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ RDA, यानी कि ये नहीं कि किसी की डिफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट जो नॉर्मली हमें चाहिए वो है 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट। यानी इतना फर्क है। दूध में कैल्शियम बहुत होता है, हम मानते हैं, लेकिन पता नहीं ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि दूध में शायद विटामिन डी भी होता है। असल में पहले बच्चों को ना धूप में ले जाते थे। याद करें पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे को मालिश करके सुबह की धूप दी जाती थी, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, जी बिल्कुल एब्जॉर्प्शन 12 बजे की धूप को समझ रहे होते हैं। नहीं वो तो सुबह और असर और फजर की फजर। हाँ आपका रंग सड़ेगा, फिर डॉक्टर बिल्किस की बात जाएंगे हमारा रंग पूरा करने। तो नहीं, उसके लिए एक ही जुमला होता है कि फजर और असर की। हाँ बिल्कुल। हाफ एन आवर अगर आप पूरे वीक में हाफ एन आवर भी किसी टाइम पर भी एक्सपोजर और नॉट, उसमें भी कहते हैं जी हम तो धूप में फिर रहे थे, बच्चा बिठाते पूरे कपड़े पहना के बच्चे को बिठा के तो भी कुछ फायदा नहीं। स्किन एक्सपोज होनी चाहिए, स्किन पे धूप एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब आपका विटामिन D3 कन्वर्ट होगा। सही है। और विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक और चीज भी चाहिए विच इज K2 विटामिन K की जरूरत होती है। K2 तो बेसिकली जब आप बाहर से विटामिन डी ले रहे होते हो ना, उसके साथ अगर कनेक्टेड वो हो तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना, वो तो फिर वो तो हमारा वैसे ही बन रहा विटामिन D3 का टेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम जो एम्पेरिकली दे देते हैं, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारे पास फीमेल्स आती हैं वो एक तो उनके घरों में धूप नहीं होती और बाहर निकलती तो फुली कवर्ड अबाया, वो भी ब्लैक अबाया। अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये हमारे कपड़ों का भी जरा मैं कह रही, मैं आऊंगी ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक लेनी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो डॉक्टर फिर बिल्किस अपने किचन काउंटर में भी जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें रेमेडीज जो है वो हमारे साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद डू नॉट गो एनीवेयर। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जनाब। आजकल जो वायरल बीमारी के हवाले से हम बात करें और साथ में जो शुगर है, जो दिल के अमराज हैं, उस हवाले से हम बात करें। थायराइड भी जो है इसमें आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स थायराइड के हम देख रहे हैं कि आजकल जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जो लोग हैं वो ज़्यादा ना जानते हैं और ना ही लोग ज़्यादा उसकी तशखीस की तरफ जाते हैं कि जी हम ज़रा चेक करवा लें कि थायराइड, जो हमें लग रहा था कि थायराइड के ना ओ हो गले की कोई बीमारी होगी। अरे भाई पूरी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो जाती है थायराइड की वजह से, अगर आप हाइपो जो है आपकी थायराइड चल रही हो। अच्छा एक हमारे कॉलर थे अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने एक सवाल किया था जो मैं चाहती हूँ सबसे पूछूँ। वो कह रहे थे कि बहुत सारी बीमारियाँ तो हमारी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि हम कज़न मैरिजेस जो हैं हम उससे नहीं निकल पा रहे, और ख़ानदान में माशाल्लाह से ख़ानदान कोई मैं कहती विरासत में कुछ जायदाद छोड़ के जाए ना जाए, लेकिन बीमारियां बहुत छोड़ के जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। ये मुझे बताइए जो कज़न मैरिजेस की वजह से आपको क्या लगता है कि कितना हम नुकसान करें अपने आने वाली जनरेशन का? मैं हिंदुइज़्म को उनमें ही ये बात है कि वो आपस में शादियाँ नहीं करते कज़न्स। अच्छा, वहाँ नहीं होती है, हिंदूज में नहीं होती है। हो सकता है उनके जहन में कोई और कंसेप्ट हो। वो ये कहते हैं कि हमारे भाई हैं बहन है, मैंने हाँ, तो वही बात तो वही है ना, जेनेटिक्स। हमारी इवन की मसीही बिरादरी में यही होता है कि वो कहते नहीं हमारे बहन भाई हैं, तो वो उनको लगता है हमारी फैमिली इसलिए नहीं है। जेनेटिक्स की वजह से कि एक फैमिली ट्रेट चल रहा है, उसमें तो उसमें जो है आपकी डिजीज पैटर्न वही चल रहा है और इससे बढ़ सकता है। अगर किसी फैमिली में डिप्रेशन कॉमन है, अगर आप आगे देखेंगे तो उस फैमिली के मुख्तलिफ जो लोग होंगे यंग, उनमें भी ये चीज़ आ सकती है। तो हमारी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि ऊपर से अगर ये मेंटल डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम शुरू हुआ है और यंगस्टर्स में भी, स्पेशली मेल्स में है। मेरे फादर he was studying in engineering, final year engineering, and then he had depression, और वो फैमिली में चलता आ रहा है। तो
अब अगर दो भाई बहन के दरमियान बच्चों की शादी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि जेनेटिक्स काम कर रही है ना। तो ये कजिन्स मैरिज में अगर डायबिटीज़ है आपके पास, आपके फैमिली में, तो आज चलती रहेगी, आपका सीवीडी बढ़ेगा, आपका मोर्टेलिटी बढ़ेगी, आपकी मार्बिडिटी बढ़ेगी पेशेंट्स की, और बच्चों में मतलब ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। तो इस एंगल से फैमिली मैरिजेस, कजिन्स मैरिजेस, ये सही नहीं है। सही। आपका क्या टेक है इस पर डॉक्टर साहिबा? मतलब इसमें तो हमारी प्री मैरिटल या प्री कॉन्सेप्चुअल काउंसलिंग हमारी जब पार्ट आता है तो उसमें हम यही बात करते हैं कि कज़न मैरिजेस में जो कुछ इनहेरिटेंस ऐसा होता है कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में उसने एक्सपोज होना होता है। लेट्स सपोज अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, फादर डायबिटिक है तो डॉटर को 25% चांसेस हैं कि वो डायबिटिक होगी। उसकी मदर भी उसी ख़ानदान की, उसके भी मामी चाची नाना, अब उसके दादा दादी भी डायबिटिक हैं, अम्मा भी डायबिटिक हैं, नाना नानी भी डायबिटिक हैं, अब्बा भी डायबिटिक है, तो कहाँ से वो बच सकेगी होने से? हालने से नडली के वो अपना बहुत ख्याल रखे। इसमें एक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बात करती, एक छोटी सी बात है। एक जो किसान है वो भी एक बीच में सेम फसल नहीं बोता, बदल बदल के बोता है कि ये सिमिलैरिटी और सेम चीज़ों की होने की वजह से अगली फसल इतनी अच्छी पनप नहीं सकेगी। तो सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया सारी दुनिया में अब तो लॉ हो गया है कि आप प्री मैरिज जो है वो आप प्रूफ दें कि आपको भी नहीं कराएंगे। नहीं, अब कहीं तो निकाह नहीं हो रहा कहीं पे इसी वजह से, क्योंकि रिसेंटली इस मामले में ईरान को भी मैं कहती हूँ फुल मार्क्स हैं कि उन्होंने किया हुआ है कि आप अपना पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट दें कि यू आर नॉट थैलेसेमिक। सिंपल सी बात है, माइनर 2 मिल जाएंगे तो मेजर के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ कितने थैलेसीमिया के केसेस हैं दुनिया में, मैंने सुना। और उन बच्चों की लाइफ आपको पता है क्या है कि सारा दिन, हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते जो उनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेरेंट्स की क्या लाइफ है, बच्चों की क्या लाइफ है। बिल्कुल 25 साल से ज्यादा ये लोग बढ़ते नहीं है, महीने में 3-3 दफा उनको तकलीफ अलग है, 25 भी बहुत कम पहुंचते हैं मेजॉरिटी का। तो अब देखें, अब उस पे आप एक छोटा सा एक सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने की बात है ना, और अगर आप उसको पीछे कहीं जाकर के देखें तो आपको कहीं से भी ना आपको जो है वो आपकी बड़ों ने, मतलब बड़ों का तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, लेकिन आपके रिजल्ट का कोई प्रेशर नहीं कि आप सेम उसमें करें, ना आपको लॉ कह रहा है, ना आपको कोई आपकी ऑब्जर्वेशन कह रही कि जी ये करना अच्छी बात है। तो आप बाउंड किस बात से, आप गलत चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि आपके बुजुर्गों की रिवायत है, आपके बुजुर्गों ने भुगत लिया। दे आर कम्युनिटीज़ जिसमें कंटिन्यूटी में एवरी फैमिली हैज़ अ सीपी चाइल्ड। जितनी हार्ट डिजीज़ हैं, कॉन्जेनिटल एनोमलीज हैं, हर बच्चा जो है, हर फैमिली में 4 बच्चों में से एक को कोई ना कोई हार्ट डिफेक्ट है, एक कोई ना कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट बच्चा आया था, छोटा सा 2 साल का था, एंड ही हैज़ हिज हार्ट आउटसाइड ऑफ हिज चेस्ट। और पता नहीं वो कैसे चल रहा था। हम तो इतना हमें पीट्स मेडिसिन भेज दिया, लेकिन हम बहुत सरप्राइज थे कि ये बच्चा चल कैसे रहा है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं। अब जितना यहाँ पर एक और बात भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, जितना हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर का जो आपके कहते हैं कि एम्बिग्यूटी वाले बच्चे पैदा होते, जो ये नहीं पता चलता कि उनका जेंडर क्या, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका जो ये कज़न मैरिजेस का। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने, हमने जो ट्रांसजेंडर्स की बात भी कर रहे होते हैं, इसमें हम देखें जी हर्माफ्रोडाइट्स हैं, वो सारी, मतलब 1 in a billion कोई ऐसा केस हो सकता है। इट्स ऑल आई बिलीव अब देयर, आप तो ऑफ कोर्स यू रीड इट, तो ये आपका तो सब्जेक्ट है ये, तो जरा मुझे इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। और वही बात जो कजन मैरिजेस को, अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, क्योंकि 2 डॉक्टर साहबान ने वो सारी जो भी दुनिया जहान में कजन मैरिजेस की बुराइयां थी वो बयान कर दी। तो हम पाकिस्तानी ना बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम हर चीज़ में एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट इसमें डेफिनेटली कज़न मैरिजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएं। ठीक, अगर स्क्रीनिंग मौजूद है प्री मैरिटल, चाहे आपकी कज़न मैरिज नहीं भी है, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप कज़न में शादी कर रहे हैं तो वहाँ थैलीसीमिया का चांस होगा, हो सकता है सामने वाली फैमिली में भी हो। जो बीमारियाँ प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के अंदर मौजूद हैं, आप उनकी स्क्रीनिंग करें, पहली इंपॉर्टेंट बात होगी, चाहे आप कज़न मैरिज कर रहे हैं या बाहर। कज़न मैरिज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, बाहर की मैरिज में कम चांसेस होते हैं। बाहर की मैरिज बेटर है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कज़न मैरिज को छोड़ देना कि जी इसमें तो पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये भी थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। पूरी दुनिया में होती हैं, ठीक है, कज़न मैरिजेस। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होता है। नॉन कज़न मैरिज इज़ बेटर, कज़न मैरिज इज़ स्लाइटली डेंजरस, बट यू कैन अवॉइड दैट, एक बात, बाय गोइंग फॉर प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। अच्छा, DSDA जो आप कह रही हैं, अगर स्क्रीनिंग करा लेंगे तो नहीं, अच्छा उसमें भी 2 बातें हैं ना, हर चीज़ की तो स्क्रीनिंग भी नहीं होती ना, ठीक है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है आमना लाहौर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हमारा मसला हल कर रहा है आगे चलकर। हाँ, जब आ जाएगा फिर डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना।
वालेकुम सलाम। जी आमना, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम आमना, मेरी एज मतलब 36 एज है, तो मेरी शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाती है। हाइपोग्लिसरीमिया। तो इतनी शुगर लो हो जाती है कि मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। 35, 36 इतनी ना शुगर हो जाती है। तो एकदम से ना खाना पीना भी मतलब ना फिर फौरन खाती हूँ तो फिर वो देर जाते हुए ना सेट होता है, मेरा ये मसला है। सही सही। अच्छा, इनसे पूछे कि खाली पेट शुगर ज्यादा लो होती है या खाने के 1-1.5 घंटे बाद होती है? खाली पेट आपकी शुगर ज्यादा लो होती है या खाने के 1-1.5 घंटे के बाद? ऐसे ही एक मतलब खाना खाती हूँ मतलब ना, अगर आधा घंटा लेट हो भी जाती है ना, सुबह नाश्ता अगर मैंने 10-11 बजे किया, 8 बजे उठी हूँ तो मेरी शुगर बहुत ही लो हो जाती है। सही सही। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर की तरह कॉमन बीमारी नहीं है। ये नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया को हम कैजुअली डील करें जैसे शुगर को डील करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रीजंस होते हैं ना वो थोड़े डेंजरस होते हैं। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया का जो एक रीज़न होता है उसे हम इंसुलिनोमा कहते हैं, यानी आपके लबलबे के अंदर कोई छोटी सी गुठली मौजूद है जो बहुत सारी इंसुलिन फेंक रही है। ठीक है, मैं कैंसर का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हम उसको कैंसर यूजुअली नहीं कहते हैं। ठीक। दूसरा, आपका एड्रेनल ग्लैंड, एक छोटा सा हार्मोनल ग्लैंड पड़ा होता है जो किडनी के ऊपर पड़ा होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तीसरा रीज़न होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया। आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपका वेट इतना ज़्यादा है कि आपके जिस्म के अंदर वेट की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इसको सिंपल नहीं लेना चाहिए। आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हो सकता है एडमिट भी करना पड़े। इसमें हम 72 आवर एडमिशन टेस्ट करते हैं, जिसमें 72 घंटे तक पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, उसकी शुगर चेक करते रहते हैं। जैसे ही शुगर 57 से नीचे जाती है, हम उसका इंसुलिन लेवल करवाते हैं, शुगर लेवल भी डेफिनेटली करवाते हैं, सी पेप्टाइड करवाते हैं, फिर हम आगे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये एक खतरा, अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो ये हमेशा एक डेंजरस साइन है और इसके लिए आपको फौरन किसी हार्मोन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 70 बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जिगर भी हमारे साथ मौजूद है और आपको पता है कि डॉक्टर जिगर जो है वो रंगों से कैसे इलाज करते हैं। जी, आपको याद नहीं रहा होगा, इधर कोई बैठा हुआ है, पता नहीं, इग्नोर करते हैं, आप असल में ना कलर से आपने अपना इलाज इतना कर लिया, आपने आपको इतना स्मार्ट कर लिया, आप नजर ही नहीं आते, वो कसम से कैमरे में वो छुप गए। देखो ये हजारों साल पुराना है, लेकिन आदमी इग्नोर करता है क्योंकि उस पर पैसा नहीं लगता ना। बड़ी बड़ी फीसें देंगे तो उन पर यकीन आता है, छोटी छोटी चीज पर नहीं आता। ये राइट हैंड की छोटी सी उंगली, आप भी देख लो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन छोटी से काम कर लो। आम लोगों को इतनी बातें समझ में नहीं आती। जिंदगी में पढ़ के आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये उस मरीज को बता देना, भले आप कुछ भी दवाई दो जिसकी लो होती है। अच्छा ना, ज्यादा ठीक है, ये भी करना, बस ये कलर करके नहीं, एक बात सुनो, आप इतनी इजी ले रहे हो ना, ये मजाक की मजाक नहीं, इजी ले रहे हो ना, इतनी हम इजी नहीं ले रहे। हमारी बॉडी के अंदर 7 कलर है, अफेक्ट करते हैं, खाली कपड़े पहनने से अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर आप कह रहे हैं? हाँ, ये लो के लिए, अगर जिसकी ज्यादा हो रही है ठीक है तो उसके लिए येलो कलर, ये सेम थिंग। अच्छा, तब ट्राई तो करो। चले, हाँ, कलर आप दवाएं इस्तेमाल करो, सब कुछ करो, लेकिन इसको भी एक, हाँ, इसको गिव इट अ ट्राई। देखिए, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और बहुत से लोग अब हम इनको, क्योंकि अब वो आप कहते हैं ना कि मैंने देखा नहीं आपको, तो वही आपने कलर थेरेपी से अपने आपको पतला इतना कर लिया है, तो हाँ। देखो अच्छा, क्या ना आपके सामने, हाँ, विदाउट कोई डाइटिंग है। वाकई आप इस कलर से हो गया आपका? हाँ। कौन सा कलर था पहले बताएं? अभी आप इनसे थोड़ा सा फारिग हो जाए। इनसे फारिग वाले ये हमारे अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर बिल्कीस जो है वो जरा हमारे किचन काउंटर में भी चली गई। डॉक्टर बिल्कीस, पहली रेमेडी आप क्या बना रही हैं? अच्छा, पहले जो हम बात कर रहे थे ना, जो मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि विटामिन D3 डॉक्टर से पूछे बगैर सालों साल खाने से फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। आप फिर उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि विटामिन D खाना है तो बस खाते रहना है, खाते रहना है, ये ना कीजिए, ये भी विटामिन D बन गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा जेनेटिक वगैरह सारी चीज़ों के साथ हेपेटाइटिस बी का भी शादी से पहले टेस्ट करा लें, क्योंकि ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो या अगर आपने इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो ये भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। अब आते हैं कि मैं जो आपको बता रही हूँ, आप किसी पैथी में कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं शुगर की ना।
टाइप 1 बहुत कॉमन हो गई, इम्यून डिसऑर्डर है, बीटा सेल्स तकरीब पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेरे पास जैसे बच्चों के भी होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ भैया आप डॉक्टर के पास जाए, इंसुलिन लाजमी लगाए। हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं हनीमून फेस, जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है हनीमून फेस, उसमें आप चराइता, अर्क़े चराइता, आप इसको गूगल कर लें, इसकी सारी चीज़ें पढ़ लें। लेकिन ये हरगिज़ इंसुलिन का बदल नहीं है। आपने इंसुलिन लाजमी लगाना है, डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। लेकिन साथ में अर्क़े चराइता बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दीजिए बिफोर मील। ठीक है। तो इससे अल्लाह के हुक्म से जो अगर हनीमून फेस पर है और बीटा सेल्स टोटल डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो आपको फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। आप लोग को पता है मैं दावे नहीं करती, दावे सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम की ज़ात कर सकता है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आप लोगों को, जैसे बहुत सारों को फ़ायदा हुआ है, ऐसे आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। शुगर मायोपैथी, जैसे आपको जिस्म में न्यूरोपैथी, जैसे जिस्म में शदीद दर्द होता है, अच्छा टांगों में चुभन होती है, सुनपन होता है, आप सुबह उठते हैं तो लगता है रात को किसी ने आपको खूब कूटा है, तो आज सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि बस एनर्जी ही नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ मैंने 5 चीज़ें रखी हैं। ये किसी दवा का नेमुल बदल नहीं है, आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कीजिए। साथ में आपने ये करना है, कलौंजी लेना है आपने, ये सारी चीज़ें हम वज़न है। शुरू में आप बनाना चाहे तो आप 10-10 ग्राम लीजिए। आपने कलौंजी ली 10 ग्राम, आपने बादाम लिए 10 ग्राम, कड़वा जौ आराम से मिल जाता है। अच्छा देखिए, इसको जब भी आप लाए ना तो पहले धो लें, धोने के बाद इसको फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये भी 10 ग्राम, बुने चने 10 ग्राम और मेथी दाना 10 ग्राम। सारी चीज़ें, कड़वा जो क्योंकि बहुत गंदा मिलता है तो प्लीज़ आप धो लीजिएगा, धोकर रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है 10-10 ग्राम आपने लिए, इसको दोबारा तवे पे हल्का सा रोस्ट करें ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें से 1/4 टीस्पून स्टार्ट करें दोपहर खाने से आधा घंटा पहले, रात खाने से आधा घंटा पहले। तो इंशाल्लाह स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी अद्वियात के साथ, अगर आप इंसुलिन पे हैं तो वो आपके डॉक्टर ही इंसुलिन के यूनिट्स कम ज़्यादा कर सकते, मगर ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जितनी भी सिम्टम्स है ना उसको क्योर करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद भी है लाहौर से, शहबाज। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ना काफ़ी 10-15 साल हो गए हैं, मेरी वालदा को डायबिटीज है। अच्छा। तो मेरे मतलब सारे नाम के खानदान में ना शुगर है सबको। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब मैं अपनी डायबिटीज चेक करता हूँ तो मेरी 70 आती है, यानी फास्टिंग में, और रैंडम में भी मेरी 70-80 बहुत हो तो मेरा ख्याल है कुछ किस्मती है कि मेरी 120 पे चली है, वरना ये नहीं जाती। वो डॉक्टर कहते हैं कि आप मीठा खाते रहे, जितना हो सकता है खाते रहे। और मैं आज आपके तो मजे लग गए शहबाज भाई, पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आपके तो मजे लग गए, मीठा खाते रहे, आपको तो इजाजत डॉक्टर दे रहे हैं। वो तो कह रहे जी आप जितना हो सके मीठा खाए। मैं कहा ये ना हो कि मीठा खाता ही रहूँ, तो बाद में पता चले मैं भी जी पेशेंट बन गया हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये मेरी टांगों में भी दर्द रहता है, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये शुगर जो है 70-80 रैंडम में और फास्टिंग में ये आगे क्यों नहीं जा रही? इसका कोई नुकसान तो नहीं है? या कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई मतलब के बॉडी में कोई रिएक्शन या कोई इन्फेक्शन ना हो? अच्छा, बात तो सुने, मतलब मुझे बड़ा डर सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपका वजन कितना है? मेरा 75। और आपकी एज कितनी है? जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 51। हाइट कितनी होगी अंदाजन? हाँ, कद कितना होगा अंदाजन? 5'6". 5'6". चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं शुगर का आपको ट्रैप करना। ठीक है, इसको दूसरे लफ्जों में हम अपनी जबान में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था। जी जी। आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है मोटापे की वजह से, क्योंकि देखिए 5-6 के हिसाब से इनका वेट आइडियली 60 के आसपास होना चाहिए, 62-56 के हिसाब से। ठीक है, आइडियल BMI के लिए। तो ये तकरीबन 12-13 किलो भारी हैं। अब इनके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट में बहुत सारे लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम प्रोवाइड करती है। कभी कभी
हो भी जाता है, लेकिन यूजुअली ये इतनी रहती है जितनी इनकी रह रही है, 70 to 80। इंपॉर्टेंट है कि ये खतरनाक नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। तो मीठा ना खाएं, मीठा ना खाएं, ये सबसे इसी तो ट्रैप करना कहते हैं। हाँ। कि हमारे जो जनरल डॉक्टर होते हैं ना, जिनकी इन्फॉर्मेशन एंडोक्राइन हार्मोन की नहीं होती है, तो वो कहते हैं मीठा खाते रहो क्योंकि शुगर कम आ रही है, और वो फिर मीठा खाते खाते शुगर हो जाती है। तो मीठा नहीं खाना है जब तक आपकी शुगर 70 से कम ना हो। अगर आपकी शुगर 70 से कम है, फिर हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। 75-80 बिल्कुल आइडियल शुगर है, आपने इस पे ना मीठा खाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। बल्कि इसमें तो काफी दफा हम मेटफॉर्मिन दे देते हैं, शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज के नाम से बड़ी कॉमन सी आती है, लेकिन इस तरह रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के लिए लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर गिर रही थी, आपने मुझे उठा के ग्लूकोफेज दे दी। और वो ग्लूकोफेज से, मैं नहीं कह रहा कि आपको ग्लूकोफेज देने की जरूरत है, क्योंकि बिना प्रॉपर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि हम काफी दफा दे देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उससे शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। जो कहते हैं ना गो होम मैसेज, वो ये है कि खुदा के लिए मीठा ना खाएं, ये शुगर आपको ट्रैप कर रही है और ये हो जाएगी। हाँ, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, आपने मीठा मेरे भाई नहीं खाना। जी डॉक्टर, रॉ शुगर तो लेनी नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, शुगर के को हम नेचुरोपैथी में समझते हैं ये भी जिगर की बीमारी है, क्योंकि अगर आप ग़िज़ा सही खाएंगे, कार्ब्स कट डाउन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आप अद्वियात को कम से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने अपने जिगर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिगर आपका जो है ना केमिकल लेबोरेटरी है, वो जितना अच्छा होगा उसकी, वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को अच्छा करेगा और कुछ चीज़ों को अपने पास रखेगा, जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी उसको रिलीज़ करेगा, तो आप जो है ना अद्वियात वगैरह सब आपकी कम हो जाएंगी। हाँ। अब जिगर क्या चाहता है कि इन्फ्लेमेशन ना हो। सही है ना। हाँ। अच्छा, अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये गुले गुलहड़ कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं, वो मैं हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाता है। जो ये जो आप लोग है ना ओबेसिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका आसान है कि आपने क्या करना है, अच्छा मार्केट में ना इस तरह सूखा हुआ मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है, तो ऐसे भी सही है। 2 फूल ले लीजिए, उसको पानी में डालिए, चाहे तो इसमें दालचीनी ऐड कर सकते हैं। ये आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका ब्लड प्रेशर अद्वियात के साथ कंट्रोल रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर दवाइयां खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसों को नमक भी जो है ना पिंक सॉल्ट पे आ जाना है, नमक और प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेना चाहिए। निकाल दे नमक में, कहती जिंदगी से हमारे नमक को क्या करना, जिंदगी जरा अजीज होनी चाहिए इंसान नहीं को। नमक होना चाहिए, नमक के ना होने की वजह से भी बीमारियां हो जाती है। थोड़ा हमारे यहाँ ना इंग्रेडिएंट क्या है इस फ्लावर में जो ब्लड प्रेशर को कम करता है? अब ये तो डॉक्टर साहिबा मैं बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक हूँ, लेकिन ये हाँ ये वर्ल्ड प्रूवन है कि ये जो है ना ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है। इसके केमिकल नेम जो है ना मैंने हमेशा रट्टा लगाया है, तो मुझे नहीं पता। मैंने जब एग्जाम्स दिया है तो मैंने ये सब चीजों को रटा है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है अर्जुन की छाल, ये हकीम मोहम्मद सईद का नुस्खा है। अर्जुन की छाल, इससे होम्योपैथिक में भी अर्जुना के नाम से दवाई बनती है, एलोपैथिक में भी इसके एक्सट्रैक्ट से हार्ट की दवा बनती है। अच्छा। ये आपने लेना है 50 ग्राम। जैसे हकीम मोहम्मद सईद ने बताया है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, और इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने लेना है 50 ग्राम, यहाँ मैंने रखा है खोलता गर्म पानी, मैंने इसमें डाल दिया 5 ग्राम मैंने डाला है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल के साथ हमने क्या किया है मैं बताऊंगी आपको, लेकिन कहीं मजा आएगा छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जो डॉक्टर बिल्कीस है वो हमें कुछ रेमेडीज बता की और अर्जुन की छाल उन्हें पानी में डाल दी थी। लेकिन मैं साथ में बता दूं कि सेगमेंट में आपको ब्लड प्रेशर के हवाले से मुझे बात करनी है और कुछ जो डायबिटीज़ को लेके जो लोगों की मिथ्स है ना, जरा उनके हवाले से बात भी करूँगी। जो लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो उसमें लोग कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं देखते, इग्नोर कर देते हैं, वही फसाद की जड़ होती है, वही मरवाती है इंसान को। उससे बात करूंगी, लेकिन पहले अर्जुन की छाल पानी में आपने डाली थी। अर्जुन की छाल आपने तकरीबन 2 कप पानी लिया, उसमें मैं उबाल रही हूं। किस चीज के लिए बना रही हैं आप बताइए दोबारा से। ये मैं जिस तरह के कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका सही आता है ना, लोग सिर्फ सिंपल कोलेस्ट्रॉल करा लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल कुछ भी नहीं पता होता। ये ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में आपकी मदद करता है। और हार्ट डिजीज में आप कोई भी अद्वियात ले रहे हैं उसके साथ आप जैसे समझ लें ये टॉनिक है, टॉनिक फॉर हार्ट डिजीज, ठीक है।
अच्छा, इसमें मैंने डाला अर्जुन की छाल 5 ग्राम, इसमें 2 छोटी इलायची आपने डाली और ताज़ा गुलाब की पत्तियां, यानी 1 गुलाब की पत्तियां हो, लेकिन स्प्रे वाला नहीं हो। मैं हमेशा ही समझाती हूँ कि भाई आप या तो आपके घर में आपको पता है स्प्रे नहीं तो जैसे हम पालक को धोते ताकि इसमें से वो चीज़ खत्म हो जाए, या आप कहीं से लेते हैं उनसे पूछें कि अगर स्प्रे किया हुआ है तो फिर ये 10 दिन बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुखाने के बाद। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो बताना है, क्योंकि देखिए फूलों पे भी स्प्रे करते हैं ना, अगर स्प्रे किया हुआ सुबह तोड़ के लेकर आ गए तो इस रेमेडी का कसूर नहीं है, फिर उस स्प्रे का कसूर है। ठीक है, सही है ना। तो आपने ये गुलाब की पत्तियां है ना डालनी है इसमें, 1 ताज़ा गुलाब की पत्तियां। अब इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। 2 कप पानी लिया था, 1 कप रह जाए। इसको छान लीजिए, छानने के बाद 1 कप ये और 1 कप मिल्क, ठीक है, या तो चाहे तो एक साथ मिक्स कर लीजिए और आधा नाश्ते के बाद पीना, आधा आपने असर के वक्त पीना है, ठीक है, या आधा कप दूध और आधा कप ये मिक्स करके पी लीजिए, तो अल्लाह के हुक्म से बहुत फर्क पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा दूध जो है वो गाय का हो, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, यानी कि डब्बे का दूध अवॉइड कीजिएगा, फिर खाली आप ये पी लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर और दूसरी बात है सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, लेकिन इसको पीना नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे पीना शुरू कर देते हैं, निहार मुंह भी पीते हैं, ये सब ये नहीं कीजिए। डॉक्टर साहब जो आप हंस रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है क्योंकि निहार मुंह जो पीने वालों के लिए किसी बुरी खबर लग रही है मुझे। देखिए विनेगर एसिड है ना, एसिडिक एसिड है। आपको कोई कहे कि आप एसिड उठा के पी लो तो अल्टीमेटली आप नहीं पियोगे, लेकिन हमने उसका नाम चेंज कर दिया। आपने करना क्या है, देखिए फिर हम हदीस कोट करते हैं। हदीस मुबारक में कि सिरका बेहतरीन सालन है, सालन रोटी से खाया जाता है, सालन पिया नहीं जाता। आप मफहूम को भी तो समझे ना। तो आपने करना क्या है कि देखिए इसके जो एसिड्स है ना, ये आपके खाने को हजम करने में आपकी मदद करते हैं, आपके इंसुलिन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो आपने करना है क्या, विथ मील्स, जैसे जो आप खाना खा रहे हैं तो इतने से पानी में डाल के रखें, और कितना, चंद कतरे। अच्छा, ठीक है। और खानों के आदाब है कि खाने के साथ ज्यादा पानी नहीं पिया जाता, 1-1, 2-2 घूंट पानी पिया जाता है। जो खाने के दौरान आप 1-1, 2-2 घूंट पानी पियेंगे उसमें होना चाहिए। या दूसरा जो आप सूप वगैरह पीते हैं तो उसमें बजाय लेमन के आप सिरका डाल दीजिए। ऑल्सो जो आप सैलेड बना रहे थे उसमें अच्छा लगता है, लेकिन कम। अच्छा, दूसरी चीज, आप जब भी सिरका लें तो ये याद रखें कि इसके नीचे ना गंद सा बैठा हुआ होना चाहिए, तो वो सिरका असली है। एकदम ट्रांसपेरेंट क्लियर जो है ना वो सिरका अपना नहीं है, वो प्योर एसिड है, ठीक है। उससे आप वॉशरूम साफ कर लें, बड़ा अच्छा साफ हो जाएगा, लेकिन अपनी आंतों को ना काटें। और दूसरी चीज, अखरोट बहुत अच्छा है, ठीक है, हार्ट डिजीज के लिए। और वैसे क्वांटिटी, क्योंकि जितना जरा खाते हैं मुंह के अंदर भी ऑयल गले में आप अच्छा देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने ना इनके ऊपर एक लेयर रखी है, ठीक है। ये लेयर इसकी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है ताकि वो चीजें रिलीज ना हो। तो हमें क्या करना है, अखरोट को पानी में डालना है। पानी में जब हम रखेंगे तो इसका ये जो है ना ऊपर का छिलका उतर जाएगा। जब इसके ऊपर का छिलका उतर जाए तो ये आपको पूरा मुकम्मल फायदा देगा। तो फिर आपने 2 अखरोट सुबह अपने माउथ स्लाइवर के साथ अच्छी तरीके से चबाना, इतना चबाना कि मुंह में ही क्रीम बन जाए, उसके बाद खाना। सही। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है नौशीन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत फेवरेट है आप। बहुत शुक्रिया। सख्त एंजाइटी की पेशेंट हूँ मैं, लेकिन मैं बड़े आराम से समाज देख के मेरा दिल मना अच्छा शुरू होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं बोंगिया भी मारूं ताकि आप लोग खुश रहें। मैं हर हाल में रहती हूँ आपको देख के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत खुश रखे अल्लाह आपको। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी। उसको कोविड हुआ था 2-3 साल पहले, बहुत शदीद जब वो लेयर आई थी कोविड की। तो उसके बाद उसका जो लिवर है उसमें गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, जिसमें जॉन्डिस जैसा होता है। तो उसको बुखार होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जरा सा स्ट्रेस लेवल हो, लाइक कोई पेपर्स हो, उसको रेस्ट ना मिले। जाहिर अब यूनिवर्सिटी जाता है, रेस्ट किधर मिलेगा। तो मैं उसके बारे में बड़ी परेशान रहती हूँ कि मैं उसको क्या दूं कि उसकी इन्फ्लेमेशन लिवर की कम हो जाए और थोड़ा वो बेहतर रहे। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, बाहर से कुछ मत खाएं और कुछ ना पिए। वो सब मैंने बंद तो करा दिया, लेकिन अब वो उसको बाहर जाना है, सब कुछ करना है। चलें ठीक है। मेरे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आपको मालूम है, पता है, जनरल फिजिशियन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट में, उन सबसे जान लेती हूँ कि क्या कुछ जो गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें लिवर की,
तो उसमें देखिए लाइफस्टाइल जो उनको बता रही हैं उसमें अगर आपने बाहर भी खाना है तो उसमें आप चॉइसेस चेंज कर लेना। बेसिकली तो जो आपको बहुत ज़्यादा फैटी हैवी मील्स नहीं खाने, बहुत ग्रीसी फूड नहीं लेना, और बहुत ज़्यादा एक वक्त में, जैसे स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया और एक वक्त में बैठ के बहुत हैवी खा लिया और उनका सोडा के साथ, हाँ। और उसके साथ दूसरा सोने पे सुहागा ये कि वो बेवरेजेस भी साथ चल रहे होते हैं, और फिर इन सब चीज़ों में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि फिर वॉक नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी। टाइमिंग्स पे जब आप रात में पढ़ भी रहे होते हैं ना तो उसके बाद आपको रात 12 बजे के बाद चलो यार पिज्जा मंगवा लेते, बर्गर मंगवा लेते। बेंच ईटिंग आपको हमेशा ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ लेकर के जाती है। बाकी ये कि उसके बाद हो चुका है तो ये इट विल बी देयर ना, तो आपको सिर्फ एहतियात और उसके साथ। जी सॉरी टू इंटरप्ट, गिलबर्ट सिंड्रोम को ना हम बहुत पता नहीं क्यों अक्सर लोग जो है बहुत खतरनाक बीमारी समझते हैं। ये एक बड़ी मासूम सी बीमारी होती है, ठीक है। ये आपके लिवर को सिरोटिक की तरफ नहीं लेके जा सकती, यानी लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकती। तो आप अपने लाइफस्टाइल को इतना ख़राब ना करें कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा पाबंदी आप लगा देंगी तो वो फिर और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। ये कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा रहेगी, जीन्स के अंदर मौजूद है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं एंडोक्राइन हूँ, एंडोक्राइन बीमारी नहीं है, लेकिन साथ में हम लोग सब एंडोक्राइन वाले FCPS मेडिसिन भी होते हैं। तो हाँ, तो एग्जैक्टली तो इस वजह से आते हैं वो लोग, ठीक है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना, ज़्यादा देर तक प्यासा नहीं रहना, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी। आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात। डायबिटिक पेशेंट जो मेडिसिन के ऊपर हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, और डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन के ऊपर हैं उनके लिए सख्ती से नहीं है। तो हमारे जो भी डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, हम उनको थोड़ा थोड़ा करके पोर्शन वाइज मील्स दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन वो प्रॉपर इंटरमिटेंट फास्टिंग होनी चाहिए। आपने ये नहीं कि नेट से देख के आपने कोई 36 घंटे खाना छोड़ना शुरू कर दिया, उससे फिर कीटोन बनने लगेंगे, फिर चीज़ें खराब होने लगेंगी। तो थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से अगर आप गॉल ब्लैडर के स्टोन भी बन जाते हैं इससे। जी डॉक्टर साहब, अगर जो उनका सवाल था गिलबर्ट सिंड्रोम, ये आपके पास मेडिसिन के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, आई एम कार्डियोलॉजिस्ट। जी मैं मालूम हूँ कि ऑफ कोर्स की हार्ट की हेल्थ भी हमारे साथ मुतासिर हो रही है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मासवा इसके, कि अगर हमने इस बीमारी के साथ अपने सैचुरेटेड फैट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, और ट्रांस फैट जो है उसको मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये जैसे आपको एनिमल फैट है ज़्यादा, उसी में उस ज़मरे में आता है, तो उसका इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि हमारा लिवर ही स्टोर कर रहा होता है ट्राइग्लिसराइड्स और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा वहाँ पर ही स्टोर होता है। तो इस बीमारी में अगर हमने अपने इन चीज़ों का एहतियात नहीं किया तो नेचुरली ये बीमारी बढ़ सकती है आगे। डॉक्टर साहब आपके पास मुझे बताएं, अगर हम कलर से और उसके साथ अगर आपके लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हुआ तो नेचुरली दैट विल लीड टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आपकी शरेयानें बंद हो सकती हैं, आपका स्ट्रोक हो सकता है, आपका पेरिफेरल आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपकी मतलब हो सकती है आगे चलकर। डॉक्टर साहब हम ब्रेक में बात कर रहे थे और आपने ये कहा था कि जब लोग अपने लिपिड प्रोफाइल कराते हैं लोग उसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल ठीक आया है, लेकिन बाकी जो चीज़ें उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ जी, वो उमूमन यही सुनते हैं कि भाई हमारा तो हमने करवाया था और ये नॉर्मल आया था, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स और बढ़ा हुआ होता है और HDL कम होता है। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम की, मोस्टली हमारा लिपिड प्रोफाइल ये पैटर्न दिखा रहा होता है। तो हमें ट्राइग्लिसराइड्स को भी हैंडल करना है, उसको भी मतलब ट्रीट करना होता है ताकि हमें CVD का रिस्क मतलब कम हो जाए हमारे पेशेंट्स में। ठीक है डॉक्टर सिकर, आप मुझे बताएं, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें इसको और जो लिवर की हेल्थ है उस पर कौन से जो रंग है वो मुआवन साबित होता है? क्योंकि लीवर का ये पॉइंट बनता है, इसको ग्रीन करना है। ये तो लीवर उल्टे हाथ का, उल्टे हाथ पे ये वाला साइड। अच्छा ठीक है। ये तो आम मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट है ना उसको भी क्योर करता है। अच्छा, अगर इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो इसके अंदर ब्लैक डॉट लगाएंगे। जो आम दवाएं पी रहे हो लीवर के लिए, इसके साथ ये भी कर लो तो उसको आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि आप ब्लाइंड तो नहीं करोगे ना, क्योंकि इसको बिलीव नहीं है, तो आप उसके साथ चलाओ।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है, कितना जल्दी क्योर होता है। सही सही। और जहाँ तक आप ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं जी, हमारे में कलर से बहुत ईजी हो जाता है। अगर मैं बताऊंगा तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। हम करेंगे, बताएं। हाँ, चक्कर है कि इंडेक्स फिंगर पे नहीं, 4 रुपये होगा। 4 तो रुपये मैं पे कर रहा हूँ ब्लैक, 4 रुपये ब्लैक है, ब्लैक, ठीक है। मिनिमम 15 दिन करना है और एक ठंडे पानी में चिल 5 मिनट डीप करना है, ठीक है। काला ये ब्लैक कलर लगा के चारों में, 4 रुपये, अंगूठे पे नहीं। तो बीपी इमीडिएटली नीचे आ जाएगा। अगर और स्पीड से करना है तो इस पे एक्यूपेंचर करते हैं हम, निडल से 2-3 कतरे निकाल देते हैं। विद 5 मिनट ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, मैकेनिज्म क्यों ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है कलर से, क्यों ये होता है? हाँ, ये ऐसी चीज़ है जो कि हमें, हमारे ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। क्या है? हाँ, ये ब्लड प्रेशर के लिए आज से नहीं, हज़ारों साल पहले इस पर बड़ी सर्च हुई है, लेकिन अभी के लोग इसको समझेंगे भी नहीं। लेकिन अभी हमने तो जो उस्तादों से सीखा है, इसका मैकेनिज्म यही है कि आप लगाए, आपको जब सिस्टम समझ आएगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं साथ में कहते हैं। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अरशद साहब है जी, पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी अरशद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मेरा वालिद साहब है ना, तो उसका उम्र 63 साल है। आपके वालिद साहब की उम्र 65 साल है, 65 साल साल उम्र है उसका। उसका तकरीबन 4 महीने पहले एक दफा हार्ट अटैक आई थी। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, आवाज आ रही है अरशद भाई। तो हमने उसकी एंजियोग्राफी कराया था। एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर साहब ने कहा था, जो हार्ट का सर्जन होता है, उसने कहा इसका जो है ना, हमने सर्जरी कराना है, ऑपरेशन कराना है। लेकिन हम ऑपरेशन के तैयार में, हमने कहा मेडिसिन से हम चलाएंगे अगर हो गया, क्योंकि उसका शुगर भी है और बीपी का मरीज भी है। तो बाकी उसका दिल का तो भी प्रॉब्लम थोड़ा आ रही है, इस तरह दोबारा दर्द है, दवाई लगातार हम खा रहे हैं, मेडिसिन रेगुलर खा रहे हैं, शुगर के भी और ब्लड प्रेशर के भी और दिल के भी। तो अभी उसके गुड़ने जो है ना, गुड़ने से आवाज लगाते कि मेरे गुड़ने दर्द कर रहा है। तो ये गुड़ना वो यही कह रहे हैं कि दिल की वजह से तो नहीं होगा, यानी दिल का अशरफ भाई, वैसे मुझे एक बात बताएं, जब आपको डॉक्टर ने कहा था सर्जरी करानी है, लेकिन आपने कहा आपने सर्जरी नहीं करानी, तो ऑफ कोर्स वो डॉक्टर से वो थोड़ा ज्यादा बेहतर जानते थे ना कि क्या चीज हो सकती है। ये कि अभी इनका क्या कंसर्न है इस वक्त? वो पता नहीं, दर्द कुछ कह रहे थे। कनेक्शन हार्ट से है कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, कि जो हमने इलाज नहीं करवाया तो शायद उसकी वजह से घुटने तो नहीं, उसकी वजह से घुटने का दर्द नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ है कि आपको क्या मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दी गई है। कुछ जैसे रोजुवा स्टेटिन है, इस तरह के जो स्टेटिन्स होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले, उसमें टेंडेंसी है। स्पेशली अगर हम एल्डरली पीपल को देते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और पैदा होना शुरू हो जाता है, वीकनेस होती है, और दैट क्रिएट्स बोन पेन, मसल पेन, मसल वीकनेस और बोन पेन ऐसे मरीजों में होना शुरू हो जाता है। अगर आपको बताया गया था कि कैबेज करवाते तो इस और इतनी एग्रेसिव थेरेपी आपको स्टेटिन की अब नहीं मिल रही होती और ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बेहतर था कि आप करवा लेती। अगर उन्होंने कहा था, इसका मतलब है कि कैबेज कहा गया था, उसका मतलब है तीनों शरियाने बनती या आपकी 2 मेन शरियाने बनती जिसमें स्टेंट नहीं डाले जा सकते थे। और अगर हमें ये खदशा रख कर कि भाई हम स्टेंट नहीं डाल सकते, कैबेज ही करवाना है, तो वो उस वक्त टाइमली अगर इंटरवेंशन हो जाती तो बेहतर हो जाता। अच्छा, मुझे कुछ मिथ्स की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ब्रेक में, मुझे लोगों को शुगर रिलेटेड और ब्लड प्रेशर रिलेटेड काफ़ी मिथ्स हैं, ज़रा उन मिथ्स के वाले से भी तो जिक्र कीजिए ताकि लोगों के थोड़ा बहुत दिमाग खुले। अच्छा, इसमें मदिया अक्सर जो है पेशेंट्स का नॉन कम्प्लाइंस बहुत हमें देखने में आता है, चाहे हाइपरटेंशन हो चाहे डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ को लेके तो सबसे बड़ा फियर उनका ये होता है कि जी इंसुलिन नहीं लगानी, लगेगी तो सारी ज़िंदगी लगती रहेगी और सुइयों से ये हो जाएगा। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में भी ये कहा जाता है।
पहले मैं डायबिटीज़ का बता लूँ। उसमें फिर यही होता है कि पहले कहा जाता था कि आप मोनो और डुअल और ट्रिपल थेरेपी के बाद यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दें और फिर उसके बाद आप इंसुलिन पे जाएं। अब है कि द अर्ली द बेटर, क्योंकि जितनी देर आपकी बॉडी में ब्लड शुगर हाई या लो होती है वो अपना काम कर जाती है। सही। आपका एवरेज बेशक अच्छा आ रहा है, लेकिन फर्दर टाइमिंग आपकी बहुत हाई शुगर कुछ टाइमिंग के लिए रही, आप बहुत हाइपो में रहे, दोनों ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रहना चाहिए और वो आपकी मेडिकेशन से ही रहता है और आपके कंप्लाइंस से ही होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो कंप्लाइंट होते हैं, जो थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो वो बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग टाइम तक उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती, क्योंकि एवरी 10 ईयर्स में अगर आपको शुगर रह चुकी है तो आपका आई चेकअप, आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स ये सब बढ़ते चले जाते हैं, और अगर फैमिली हिस्ट्री तो ये डबल हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई का है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है गोली लग जाएगी, हमें सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। तो जो ब्लड प्रेशर आपको स्ट्रोक दे देगा, 10 साल में होना था 3 साल में आपको स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक, उससे बेहतर है कि आप छोटी सी गोली रोज़ खा लें। वो बेहतर है या वो बेहतर है? और जो हमारा मेन गोल है, वो हमारा मेन गोल यही है कि हमने इन दोनों की ट्रीटमेंट में हमें कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। मैं अगर आज यहाँ पर अपने आप को ये छोड़ दूँ कि जी ठीक है मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरी औलाद मुझे, मतलब मैं उनका फ्यूचर ये देख रही हूँ कि वो मेरी व्हील चेयर को धक्का दें, मैं ये नहीं देख रही कि मैं अपने पोता पोती के साथ जो है वो ग्राउंड में खेलूं, उनको हाइकिंग पे लेके जाऊं, उनके साथ मैं बोट राइडिंग करूं। बिल्कुल। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग मतलब जो बेसिकली हमारे जनरल फिजिशियंस का कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्चुअल जनरल फिजिशियंस, क्योंकि हमारे यहाँ कॉएक्स भी बहुत बैठे हैं जो बहुत मसले होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, लेकिन जो हमारा ट्रू गोल है, क्योंकि हमारी होलिस्टिक अप्रोच होती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बहुत देर से बात हो रही है, लेकिन क्रॉनिक इलनेसेस के साथ डिप्रेशन बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछता। ये जो 90 kg वाली अम्मा थी जो नहीं चल रही और जो बिस्तर पर बैठी हुई हैं, वो जिस डिप्रेशन के फेज से गुजर रही होंगी उसको कोई नहीं रूल आउट करेगा। और फैमिली टाइम की हम बात कर रहे थे, फैमिली टाइम से हमें क्या फायदा होता था? हम सारे दिन के फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करते थे। exactly, बच्चा अपनी कहानियां सुना देता था, पड़ोसी के बच्चे ने मारा, अम्मा ने कहा, पप्पो ने ये कहा, अम्मा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। बेगम अपने पड़ोसियन के किस्से, शॉपिंग के किस्से, मियाँ मेरे ऑफिस में ये हुआ, कुछ ना कुछ आपकी बातचीत होती थी, आपका एक लेट आउट था। अब हमें वो लेट आउट, कुछ टाइम आया फ्रेंड्स हो गए, आप फ्रेंड्स हैंग आउट करते थे, आपका लेट आउट वो था, आप ब्रस्ट आउट हो जाते थे, सारा कुछ, जो फ्रेंड्स अच्छे थे समझा देते थे। अब क्या है, आपका लेट आउट कोई नहीं है, सब कुछ अंदर पकड़ा है, वैसे भी ज्यादा, दोस्त कम, क्राउड ज्यादा है, सब कुछ अंदर पकड़ा है। फिर वो लावा एक दिन या तो किसी बहुत सिवियर डिजीज की सूरत में निकलता है, एंजाइटी डिप्रेशन की सूरत में निकलता है, या वो स्ट्रेस आपको एमआई पे ले जाता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की लाइफ है, एवरीबॉडी इज ट्राइंग रियली हार्ड टू लुक हैप्पी, बस लोगों को दिखाने के चक्कर में ना, और उसमें फिर होता है कि आप एक कांस्टेंट स्ट्रगल में होते हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है मुजफ्फरनगर से, शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ना मुसलसल गोली भी खा रही हूँ ब्लड प्रेशर की, और ना मेरा फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि 200 से ऊपर चल जाता है, और जाती हूँ दवाई खा, अस्पताल जाके टीका लगवाती हूँ, फिर गोली दिमाग में रखते हैं वो, उसके बावजूद भी मैं गोली रोज खाती हूँ। फिर उसके बाद मेरा सुबह जब मैं उठती हूँ, मेरा दिमाग इतना ऐसे उठते सुबह दर्द और पट्टे मेरे जिसमें मेरा ज्यादा होता है ना, तो ये मोटा मेरा एक तो उठ ही नहीं रहा ना बिल्कुल भी, और अजीब सा अंदर से अजीब सी क्या कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती मुझे क्या चीज हो रही है, अंदर से ऐसे जिस्म कांपता है, और एड़िए में इतनी शदीद दर्द है कि मैं सुबह उठती हूँ ना, एड़ी मेरी पाँव नहीं रखा जाता, और मेरी आंखों का कलर ना ऊपर से ऐसे हो गया अजीब सा, ऐसा अजीब सा, चेहरे का कलर भी ऐसे अजीब है, समझ नहीं आती कि मुझे बीमारी क्या है, वो बताता ही नहीं सही तरीके से। वो कहता है कि आपके ना फेफड़े में वो बिल्कुल सुकड़ गया है, एक ये कहता है। फिर वो सीने में मेरी खांसी शुरू हुई कितनी, तो वो कहने लगे जी आपके फेफड़े, आपका वो खून उल्टी आई थी एकदम ना, खून की थोड़ी सी, तो उसकी वजह से कह रहे हैं कि आपका फेफड़ा बिल्कुल सुकड़ गया है। फिर आप वो सीने में इतनी वो दर्द सी महसूस होती है, वो रहता है बलगम सा खड़, तो उसका इलाज करवाया, लेकिन बता कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी कह रहे यूरिक एसिड बढ़ाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसकी भी दवाई खाई है, मुझे खुद समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है जी। जो इनकी बात से मुझे समझ में आया, शी सफरिंग फ्राम दी अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। जो बीपी बता रही हैं कि मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में इतना होता है, फिर मुझे ज़ुबान के नीचे गोली रखते हैं, इसका मतलब है कि इनका लोअर जो ब्लड प्रेशर है 100 से ऊपर है। जब भी 100 से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, उसका मतलब सेकेंडरी काज इज देयर।
हमें वो इवेल्युएट करना चाहिए कि सेकेंडरी प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों है पेशेंट को। एक तो उसके लिए डायग्नोसिस चाहिए इनको, रीनल है, थायराइड प्रॉब्लम है या कोई एंडोक्राइनल रीज़न है उसके बैकग्राउंड में, एक तो ये। नंबर 2, इनको मेडिसिन अपनी एडजस्ट करवानी चाहिए, वो मेडिसिन जो कि हर मेडिसिन का अपना टाइम पीरियड होता है, कोई 8 घंटे तक होता है, कोई 12 घंटे तक उसका इम्पैक्ट होता है, किसी का 24 घंटे के लिए होता है। पीक टू ट्रफ रेशियो देखते हैं कि पीक किस वक्त हो रही है ड्रग की और किस वक्त वो ब्लड में से बाहर निकल मतलब ख़त्म हो रही है ब्लड। तो ये पीक टू ट्रफ रेशियो को जहन में रखते हुए हमारी डॉक्टर साहिबान को एडजस्टमेंट ऑफ दी ड्रग्स करनी चाहिए ताकि उनका 24 घंटे तक पेशेंट का बीपी एक जैसा रहे। नंबर 2, कॉम्बिनेशन ऑफ दी ड्रग्स, ये भी एक माना रखते हैं कि कौन सी ड्रग किस ड्रग के साथ प्रॉपरली चलेगी, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट को फिर बीपी होता रहेगा, उसको फिर ब्लीड भी हो सकता है, उसको सांस की तकलीफ भी हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मेजर इम्पैक्ट जो है हमारे मायोकार्डियम पर पड़ता है। हमारे मायोकार्डियल फाइबर्स जो है थिकन्ड होना शुरू हो जाते, जिसके नतीजे में हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है या हमारी शरीयानों में मतलब स्टिफनेस आ जाती है और हमारा जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें रखते हुए अपने आप को इनको प्रॉपरली इवेल्युएट करवाना चाहिए। और आखिर वाला जो मैं इनको एडवाइस करूँगी कि अपनी ड्रग कंप्लायंस को बेहतर करें, प्रॉपर ड्रग्स जो है अपने टाइम पर लें और जैसे एडवाइस की गई हैं अपनी तरफ से उनमें कमी पेशी ना करें, ताकि एकदम से बीपी बढ़ेगा तो स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, एक हम वो ट्रांसजेंडर वाले फैक्टर पे भी हम जरा बात कर रहे थे कुछ आउंस के बाद, वो जरा मैं चाहती हूँ आप जरा कंप्लीट करें। देखिए, ट्रांसजेंडर सबसे पहले तो ना टर्म ही गलत है, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, ये टर्म्स अब हम मेडिकल में यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम यूज़ करते हैं डिसऑर्डर्ड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक, DSD हम इसको कहते हैं। यानी जीन्स के अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंट या तो मेल्स में होनी थी या फीमेल में होनी थी, वो प्रॉपर नहीं हो सकी है। अब ये एक क्लस्टर है बीमारियों का, ये एक बीमारी नहीं है, ये मोर देन 100 बीमारियाँ, और हर बीमारी डिफरेंट बीमारी है, जिसके अंदर बहुत सारे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी आती है, वो भी पार्शल आती है, कंप्लीट आती है, जिसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आता है, जिसमें टर्नर सिंड्रोम आता है। मतलब तकरीबन 100 के आसपास ऐसी बीमारियां हैं जो DSD करवाती हैं, जिसको पुराने ज़माने में ट्रांसजेंडर का वर्ड यूज़ करते थे। ऑलमोस्ट हर दूसरी बीमारी ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है। ये जो पहले होता था ना कि जी बच्चा हुआ और उसके अंदर इशू हो गया और उसको जाके हमने किसी गुरु को दे दिया और उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, खुदा के लिए ये ना करें। अगर आपके बच्चे में ऐसी है, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। एंड फॉर गॉड सेक हर चीज़ का ट्रीटमेंट है DSD के अंदर, चाहे वो मेडिसिन से है या सर्जरी से है। अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम इसे कहते हैं सेक्सुअल सर्जरीज या हम इसे कहते हैं सेक्सुअल असाइनमेंट सर्जरीज। अगर उसके अंदर मेल कंपोनेंट ज़्यादा होता है तो मेल सेक्सुअल असाइनमेंट की जाती है, उसको मेल के तौर पर डेवलप किया जाता है। अगर फीमेल है तो फीमेल सेक्सुअल असाइनमेंट की जाती है। बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई बिलीव वी नीड टू वर्क ऑन इट, हम इस पे शो करना चाहिए। लेकिन आपने जैसे बात की ना कि हर चीज़ के लिए ट्रीटमेंट मौजूद है, सो प्लीज़ जब ट्रीटमेंट मौजूद है तो आप ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, खुद साख्ता अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बीमारी है और इससे निकालना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो आप सही मेडिसिन खाना शुरू होते हैं ना तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, मत मार ली होती ना आप इतनी। आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।